वेरी गुड डे टू एवरीवन। सो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, कहने को बहुत लंबा टॉपिक है मेगा एग्जाम्शन। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ना, ये जो तुम्हारा मेगा एग्जाम्शन मैं तुम्हें अभी करवाने वाली हूँ, ऐसा मान रही हूँ मैंने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। मैं उस पेस पे चलूंगी जैसे मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें समझा रही हूँ। तो सीए इंटर वाले इसको समझो कि रेगुलर क्लास के लिए है तुम्हारे लिए। लेकिन जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उनको सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना, चैलेंज योरसेल्फ कि 1 घंटा 50 मिनट लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तो तुम्हें सुकून शांति से चीजों को सुनते जाना है। मेगा एग्जाम्शन में स्टार्ट करूं उससे पहले बताऊं व्हाट इज द यूज ऑफ मेगा एग्जाम्शन। तो मेगा एग्जाम्शन का यूज आता है कि जब आपको लगे कि दिस इज सप्लाई, ये सप्लाई है, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आएगी कि इस सप्लाई को टैक्सेबल नहीं किया है, इस सप्लाई को एग्जेम्प्ट किया है। तो जिस चीज को एग्जेम्प्ट किया है उस आउटवर्ड सप्लाई पे आप जीएसटी अप्लाई नहीं करते हो, वहां आप जीएसटी नहीं लगाओगे। और मैंने ये चीज तुम्हें बताई है, जहां खून दोगे वहीं आजादी मिलेगी, जहां टैक्स दोगे वहीं पे आईटीसी मिलेगा। तो जब हम बोल रहे हैं कि ये चीज का एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ये क्या है तुम्हारा एग्जाम सप्लाई, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि एग्जामेशन फ्रॉम जीएसटी। तो सपोज करो मैं क्या कर रही हूँ, इसका सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, एग्जाम सप्लाई कर रही हूँ। इसको खरीद के भी तो लाई होंगी, खरीदते वक्त मैंने टैक्स पे किया होगा, जरूरी थोड़ा ना कि उस वक्त भी एग्जाम्प्ट होगा। खरीदते वक्त अगर मैंने इस चीज पे टैक्स पे किया है और अभी जब मैं इसको बेच रही हूँ तब क्या हुआ, ये एग्जाम्प्ट हुआ। तो जो खरीदते वक्त तुमने टैक्स पे किया मतलब आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे ही मिलता है, ये पहली चीज दिमाग में रखना। व्हेन इट कम्स टू सीए फाइनल, व्हेन इट कम्स टू सीए इंटर, तुमको सिर्फ जो सब हमारा मेगा एग्जाम्शन है ना, दैट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू सर्विस। हमको गुड्स के रिस्पेक्ट में मेगा एग्जाम्शन नाम की कोई चीज नहीं दी गई है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, मेगा एग्जाम्शन विथ रिस्पेक्ट टू सर्विस। तो अगर जैसे ही तुमको समझ में आ जाए कि दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस और फिर अंदर से आवाज आए क्या कि मेगा एग्जाम्शन, मेगा एग्जाम्शन में मुझे एंट्री नंबर याद रखना जरूरी है, ना सीए इंटर में ना सीए फाइनल में। एंट्री नंबर याद रखोगे तो अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि याद होने वाली है नहीं। तो क्या करना है, सिर्फ वो जो नोटिफिकेशन नंबर है ना, सिर्फ वो सर्कुलर या नोटिफिकेशन नंबर तुम याद कर लो कि एज पर दिस नोटिफिकेशन मेगा एग्जाम्शन है। बस वो नोटिफिकेशन नंबर ही हम क्या करके आएंगे, लिख के आएंगे। तो मैं अपने पेज पे स्टार्ट कर रही हूँ, सारा एनालिसिस फिर से बता रही हूँ, तुमको सिर्फ ढंग से सुनते जाना है, ठीक है। अब ये जो हमने बोर्ड नोट्स लिए हैं, मैं बोर्ड नोट्स को यूज कर रही हूँ जिसमें हमने क्या किया था, सारे के सारे एनालिसिस भी किए थे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, सबसे पहली कैटेगरी जो है वो कैटेगरी कौन सी आती है, चैरिटेबल एक्टिविटी। तो यहाँ हमने सीखा था कि अगर चैरिटेबल एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड एंटिटी। तो कंपलसरी है कि एंटिटी को 12AA या 12AB में रजिस्टर होना होगा, जो इनकम टैक्स एक्ट में होती है। तो अगर एंटिटी 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट में, और ये एंटिटी अगर चैरिटेबल एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, यहाँ लिखा है बाय, तो यहाँ पे क्या होगा, मेगा एग्जाम्शन रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बाय की जगह लिख दूं टू, तो मेगा एग्जाम्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको अगर कोई सर्विसेज मिल रही है तो वो टैक्सेबल होती है। आगे चल के हमको दो ऐसी सर्विसेज सामने आएंगी, दो नहीं तीन ऐसी सर्विस सामने आएगी, जब चैरिटेबल ट्रस्ट को मिल रही है वो सर्विस तो एग्जेम्प्ट होगी। अदरवाइज जितनी भी सर्विस चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी कंसिडर हो जाती है तो मेगा एग्जेम्पशन है। तो इसका मतलब चैरिटेबल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, करने वाला यही इंसान होना चाहिए, और ये दे रहे हैं अगर सर्विस तो मेगा एग्जेम्पशन होगा। इसमें से एक भी चीज अगर गायब हो जाती है तो वो हो जाता है हमारे लिए टैक्सेबल, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब मैम व्हाट इज चैरिटेबल एक्टिविटी, क्या किया था चैरिटेबल एक्टिविटी में, तो मैंने बताया था सबसे पहले पब्लिक हेल्थ पे ध्यान दो। पब्लिक हेल्थ में चाहे आप उनकी केयर काउंसलिंग कर रहे हो, पब्लिक हेल्थ में अब केयर काउंसलिंग किसकी, टर्मिनली इल, जो बहुत बुरी तरह से बीमार है, टर्मिनली बोला है मतलब अंत आ रहा है। तो अगर कोई पर्सन टर्मिनली इल है, या फिर बहुत ज्यादा फिजिकली मेंटली, लिखा है ना ये वर्ड सर्व, बहुत ज्यादा फिजिकली मेंटली क्या है उसको तकलीफें हैं, या फिर एचआईवी हो चुका है, एड्स हो चुका है, उसमें क्या लिखा है, पर्सन एफिलिएटेड,
तो हो चुका है उसको ये बीमारी, या फिर वो कबीर सिंह है, मतलब एडिक्टेड टू नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह है, अल्कोहल है, अगर ऐसे लोगों की केयर काउंसलिंग करते हो तो पब्लिक हेल्थ में आता है, ये चैरिटेबल एक्टिविटी है। दूसरा, आप पब्लिक अवेयरनेस करो, लोगों को जागरूक करो। किस चीज के लिए आप अवेयर कर रहे हो? तो पब्लिक अवेयरनेस फॉर हेल्थ अच्छी रखने के लिए, कैसे प्रिवेंशन करेंगे अपन HIV इन्फेक्शन से, फैमिली प्लानिंग के लिए आप क्या करो, सामने वाले को अवेयर करो। ये सारी चीजें आप किन भी लोगों के लिए करोगे, बस अगर ये सर्विस एक 12 AA या फिर 12 AB वाला कर रहा है तो दैट इज एग्जाम खत्म। ठीक है, इसके बाद आता है मैम एडवांसमेंट। एडवांसमेंट में क्या आएगा? आप एडवांसमेंट करो स्पिरिचुअलिटी का, योगा का। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी, योगा या रिलीजन का एडवांसमेंट करते हो, या फिर आप एडवांसमेंट करते हो एजुकेशन या स्किल का, किसी की स्किल अच्छी करवा रहे हो, किसी की एजुकेशन अच्छी करवा रहे हो, तो ये एडवांसमेंट भी चैरिटेबल एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पे बात जो याद रखनी थी वो ये थी कि जब मैम पब्लिक हेल्थ के लिए हम काम करते हैं, तुम किसी भी इंसान के लिए काम कर सकते हो, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। जब हम एडवांसमेंट रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा का करते हैं, किसी को भी एडवांसमेंट की सर्विस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एडवांसमेंट एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट का करते हो तब बात पलट जाती है, क्योंकि उन्होंने लोग बता के रखे हैं कि इन्हीं लोगों के लिए एडवांसमेंट करना। तो वो एडवांसमेंट किन लोगों के लिए एजुकेशन एंड स्किल का, तो हमने एक स्टोरी याद की थी कि एक ऑर्फन होमलेस चाइल्ड बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका है, चाहे वो फिजिकली ट्रॉमेटाइज हो या मेंटली ट्रॉमेटाइज हो। तो एक ऑर्फन होमलेस एबेंडेंट चाइल्ड क्या हो चुका है, फिजिकली या मेंटली बहुत ट्रॉमेटाइज हो चुका है। ऐसे में वो कहाँ चला जाता है, गलत काम करता है, और गलत काम करके बेचारा कहाँ पहुंच जाता है, प्रिजन में। ठीक है, तो बेचारा कहाँ बन जाता है, प्रिजनर बन जाता है। और जैसे ही प्रिजन से छूटता है, उसकी उम्र 65 से अबाव हो चुकी होती है। यहाँ लिखा है ओवर 65, इट इज नॉट इक्वल टू 65। तो उसकी एज 65 के अबाव हो चुकी होती है, तो अपने गाँव वापस निकल जाता है। तो वो रूरल एरिया में ही जाना चाहिए। अगर आप एडवांसमेंट इन लोगों के लिए करते हो तो इन दैट केस यू कैन से कि यहाँ पे ये चैरिटेबल एक्टिविटी इन लोगों के लिए सही प्रोवाइड की है, तब जाके एग्जेम्प्ट होगी, नहीं तो एग्जाम नहीं होगी। इसका मतलब अगर मैं एजुकेशन डेवलपमेंट की सर्विस 65 के एज वाले बंदे को दूंगी तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी ही नहीं है। और मैंने कहा था जो चीज चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर आता है मैम प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए आप जो लगे वो करो। सिर्फ तुम्हें वर्ड दिख जाए प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, दैट मीन्स अगर ये करने वाला 12 AA या फिर AB है तो यस ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। डन। अब इसी में हमने कुछ क्लैरिफिकेशन देखा था। क्लैरिफिकेशन क्या है मैम, चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर डोनेशन मिलता है, हमने ये क्लैरिफिकेशन सप्लाई में भी देख लिया कि चैरिटेबल ट्रस्ट को मैम जब डोनेशन मिलता है, चैरिटी करने ही तो बैठे तो डोनेशन मिलेगा। तो डोनेशन जब उनको मिल रहा है तो क्या हम ये बोलो कि उन्होंने कोई सर्विस प्रोवाइड की है? नहीं, डोनेशन रिसीव करने का मतलब ये नहीं कि तुमने कोई सर्विस प्रोवाइड की। अब सपोज करो मैम आपने किसी को 5 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया, सामने वाला खुश हो गया कि 5 लाख रुपीस का डोनेशन, उसने एज ए ग्रेटिट्यूड आपका नाम लिख दिया किसी जगह पे, क्या कर दिया, एज ए ग्रेटिट्यूड आपका नाम लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैम आपको क्या मिल गई, कोई सर्विस मिल गई। लेकिन अगर उसने क्या लिख दिया, अंकिता अरोरा स्टडी मेड इजी, कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहा है कि आपका काम पढ़ाने का है, तो इसका मतलब आपका तो एडवर्टीजमेंट हो गया। तो ऐसे केस में अगर डोनेशन मिलता है और आपके नाम के आगे कहीं ना कहीं हमको दिख गया कि फिलेंथ्रोपिक एक्ट है, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए आप इस चीज को यूज कर रहे हो, तब जाके GST लगता है। ये था मेरा किससे रिलेटेड, चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड। अब चैरिटेबल ट्रस्ट में और भी चीजें थी मैम, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट में लिखा है कौन कौन सी सर्विस थी, वो चैरिटेबल एक्टिविटी वाली थी। अब वो पूरी एंट्री खत्म। और भी कुछ चीजें अगर वो 12 AA या फिर 12 AB वाला प्रोवाइड करेगा वो भी एग्जेम्प्ट होती है। तो ये अलग अलग एंट्री में दिया है, हमने कंबाइन करके रखा है, सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट की बाय वाली एंट्री सारी कर रहे हैं। अब इसमें क्या आता है मैम, हॉस्टल एकोमोडेशन। अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट वाला क्या कर रहा है, हॉस्टल एकोमोडेशन, हॉस्टल मतलब स्टूडेंट्स को रुकने के लिए जगह दे रहा है। अरे स्टूडेंट्स को रुकने के लिए जगह एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन तो नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स को क्या दे रहे हो, एक ट्रस्ट हॉस्टल की सर्विसेज दे रहा है, ये कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। तो ये चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। इसके अलावा मैम आपको ये चीज पता है, आपने अभी क्या बोला, रिलीजियस एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन।
स्पिरिचुअलिटी योगा, ये भी तो आपने बोला। तो एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी योगा में एक चीज और पता है क्या आती है, हम लोग ना रिलीजियस यात्रा ऑर्गेनाइज करते, पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज करते, उसका क्या? तो बोलते देखो, अगर किसी भी तरह की यात्रा या पिलग्रिमेज आपने ऑर्गेनाइज किया वो एग्जेम्प्ट नहीं हो, लेकिन दो नाम है, ये दो नाम रट लेना कि अगर ये वाली यात्रा है तो ही एग्जेम्प्ट होगा, वो है हज की यात्रा और दूसरी है कुमान मंगल विकास लिमिटेड उत्तराखंड वाली यात्रा। तो मतलब ऐसे तो कोई भी रिलीजियस यात्रा पिलग्रिमेज एग्जेम्प्ट नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों है, हज वाली है या फिर कुमान मंगल विकास लिमिटेड है, तो ही क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। हमने यहाँ पे ये चार्ट बनाया था, इस चार्ट का मतलब क्या था मैम, ये वाली सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। अगर मैम चैरिटेबल ट्रस्ट किसी हॉस्पिटल को मैनेज करे, कर सकता है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट करता है, हॉस्पिटल है वो तो हेल्थ केयर सर्विस जैसा ही कुछ हो गया ना, वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। मैम हॉस्टल, हॉस्टल अभी मना किया कि वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। फिर आगे चल के हमने क्या किया था, आगे चल के हमने एक और सर्विस की थी, वो सर्विस ये कहती है कि अगर 12AA या AB वाला ट्रेनिंग देता है, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, तो अगर 12AA वाला ट्रस्ट स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देता है तो भी क्या होगा, मेगा एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है। फिर इसके बाद मैम कई बार क्या होता है, जैसे आपने बोला ना एडवांसमेंट ऑफ योगा, आप क्या बात कर रहे हो, एडवांसमेंट ऑफ योगा चैरिटेबल एक्टिविटी है। कई बार हम पता है योगा के साथ क्या देते हैं, खाना भी दे देंगे, दवाइयां भी दे देंगे, वहां पे शॉप लगा लेंगे। तो बोले देखो एडवांसमेंट ऑफ योगा अगर प्योर योगा है, थोड़ा बहुत बेसिक चीजें योगा के लिए जो जरूरी है अगर साथ में रख रहे हो, वो नेचुरल बंडल, तब तो हम क्या एडवांसमेंट ऑफ योगा मान के उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन आप खाना दे रहे हो, आप मेडिसिन दे रहे हो, आप और अपने क्या कर रहे हो, कोर्सेज बेच रहे हो, तो ये कोई नेचुरल बंडल नहीं है। तो ऐसे केस में ये एडवांसमेंट ऑफ योगा भी नहीं होगा, और जब ये एडवांसमेंट ऑफ योगा नहीं होगा तो ये क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। फिर इसके बाद वही आ गया पिलग्रिमेज की, ऐसी कोई यात्रा वगैरह हम वैसे तो एग्जाम नहीं करते सिवाय हज या कुमान मंगल के। और एक आता है मैम रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्रेमाइसेस, 12AA 12AB, और यहाँ पे एक और जो जाता है 1023C या फिर 1023BB वाले चैरिटेबल ट्रस्ट। तो बोलते हैं अगर 12AA 12AB 1023C 1023BB वाले ट्रस्ट क्या करते हैं, किसी रिलीजियस प्लेस को मैनेज करते हैं, और मैनेजमेंट करते वक्त वो क्या करते हैं, उस रिलीजियस प्लेस की जो भी प्रीसेंट है आसपास की जगह उसको रेंट पे दे देते हैं। तो अगर ये लोग रेंट पे दे रहे हैं तो मेगा एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन वो होना चाहिए प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर। अब हमने प्रिस्क्राइब लिमिट क्या की थी कि मैम अगर आप शॉप देते हो ना रेंट पे, वही रिलीजियस प्लेस के आसपास कमर्शियल शॉप है, उस शॉप को अगर आप रेंट पे दे रहे हो, तो अगर आपने 9,999 चार्ज किया पर मंथ, तब तक ही एग्जेम्पशन मिलेगा। पर मंथ अगर आप इतना चार्ज करते हो एग्जेम्पशन है, इसका मतलब मैम अगर आपने 10,000 भी चार्ज कर लिया तो भूल जाओ कि एग्जेम्पशन आपको मिल सकती है। देन इसके अलावा मैम और क्या हो सकता है, शॉप के अलावा याद है नॉर्मल सी जो स्पेस होती है, अगर आप क्या कर रहे हो नॉर्मल स्पेस, वहां पे क्या कर रहे हो, रूम ले लो। अगर आप रूम क्या देते हो, रेंट पे देते हो, तो अगर आप इतना चार्ज कर रहे हो ना मैम तब तक सही है। लेकिन आपने अगर 1,000 पर डे है, यहाँ पे 1,000 पर डे का भी चार्ज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। शॉप के लिए पर मंथ है, रूम के लिए पर डे है। मैम इसके अलावा वो जो प्लेस होती है ना जिसको फंक्शन वगैरह के लिए दे सकते हैं, शादी के लिए, मंडप वगैरह के लिए दे सकते हैं, वहां पे भी अगर आपको चार्ज करना है, इतना चार्ज करो, कितना पर डे, मतलब 9,999 पर डे अगर आप चार्ज करते हो तो एग्जेम्पशन है। अगर आपने 10,000 भी पर डे चार्ज कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। मतलब अगर ये ट्रस्ट वाले लोग रिलीजियस प्रीमाइस को क्या देते हैं, रेंट पे देते हैं, तो इसका मतलब मेगा एग्जेम्पशन तभी होगा जब ये क्या होगा, प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर रहेगा। डन। और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किसको बोलते हैं हम, चैरिटेबल एक्टिविटी, जो अभी मैंने बताया था, HIV एडवांसमेंट, वो सारी चीजें। फिर आता है मैम ऐसी कौन सी सर्विस है जो हम प्रोवाइड करेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट को तो एग्जेम्प्ट होगी, तो बोले देखो जनरली तो सारी सर्विसेज टैक्सेबल है, लेकिन तुम्हें याद होगा अगर 12AA या 12AB, ठीक है, 12AA या 12AB क्या करता है, वो मैनेज करता है ओल्ड एज होम। ठीक है, तो अगर ये लोग क्या करते हैं, ओल्ड एज होम मैनेज करते हैं जहाँ पे 60 या 60 के ज्यादा वाले लोग क्या करते हैं, रुकते हैं। तो ये लोग अगर बाय में एक और चीज आएगी कि अगर ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो ओल्ड एज होम वाली जहाँ पे 60 या 60 से ज्यादा के एज वाले लोग रुकते हैं,
और उनसे आप कितना चार्ज करते हो, 25,000 पर पर्सन पर मंथ आप चार्ज कर रहे हो। अगर इतना चार्ज कर रहे हो उनका रुकने का, तो एग्जेम्पशन एक और यहाँ पे क्या होगी, आएगी। याद आया? अब बात करते हैं 2 की। मैम क्या होता है कि अगर 12AA वाला या 12AB वाला, पता है क्या करता है, एक रिहैब सेंटर चला रहा है। रिहैब सेंटर मतलब नशा मुक्ति केंद्र चला रहा है। तो उस नशा मुक्ति केंद्र में रिहैब प्रोफेशनल्स भी आएंगे जो अपनी सर्विसेज देंगे। तो ऐसे रिहैब प्रोफेशंस जो किसको सर्विसेज दे रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं इस रिहैब सेंटर को सर्विस दे रहे हैं। और ये रिहैब सेंटर को कौन मैनेज करता है, 12AA 12AB। इसका मतलब सर्विस प्रोवाइडेड क्या हो गया, टू। ये क्या हो गई, सर्विस प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट, सिर्फ वो क्या हो गई, एग्जेम्प्ट। याद आया? दूसरा, मैम अगर चैरिटेबल ट्रस्ट क्या करता है, इंपोर्ट करता है सर्विस इंडिया के बाहर से। तो चैरिटेबल ट्रस्ट अगर इंडिया के बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट करता है चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए, तो ये दो ऐसी टू वाली चीजें हैं जो क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट रहेंगी। एक हो गया तुम्हारा रिहैब प्रोफेशनल जब इनको सर्विस देता है, और दूसरा हो गया तुम्हारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली सर्विसेज। ठीक है, सिर्फ यही दो हैं जो क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट। अब एक मिनट, सीरी मैडम उठ गई है, वो मेरे को स्क्रॉल नहीं करने दे रही। One moment. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। जितनी जो मैंने डिटेल अभी बोली वो सारी हमने क्या करी है, यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब ये हो गया खत्म, जो बड़ी सर्विस थी खत्म हो गई। अब एग्रीकल्चर का मैं डायरेक्ट क्रक्स बोलती हूँ। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वो बोलते हैं देखो, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस 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 सर्विस, सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस ही एग्जेम्प्टेड है। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले गुड्स को एग्जेम्पशन नहीं दी गई है, इसलिए कंफ्यूजन में मत आना। तो जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस होगी एग्जेम्प्ट होगी। अब ये चार्ट तुमको पता है कि ये चार्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, तो अपन इसी को पढ़ते हैं। मैम बोलते हैं सर्विस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है, देखो एनिमल रिलेटेड भी एग्रीकल्चर है, प्लांट रिलेटेड जो काम कर रहे हो वो भी क्या है, एग्रीकल्चर। तो एनिमल रिलेटेड इज ऑल्सो एग्रीकल्चर, प्लांट रिलेटेड इज ऑल्सो एग्रीकल्चर। लेकिन जब आप एनिमल रिलेटेड की बात करते हो ना, आप रेयरिंग ऑफ हॉर्स को नहीं लोगे, क्योंकि रेयरिंग ऑफ हॉर्स स्पेक्यूलेशन के लिए कहीं ना कहीं क्या होता है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में यूज होता है। तो हम एग्रीकल्चर में किसको नहीं लेते, रेयरिंग ऑफ हॉर्स। इसका मतलब कोई क्या कर रहा है, रेयरिंग ऑफ हॉर्स का काम कर रहा है। तो कोई अगर रेयरिंग ऑफ हॉर्स का काम कर रहा है तो यहाँ पे मेगा एग्जेम्पशन नहीं है, वो क्या होगा, कंप्लीटली टैक्सेबल होगा। एंड सर्विस रिलेटेड टू रेयरिंग ऑफ हॉर्स, वो भी क्या रहेगी, टैक्सेबल ही रहेगी। डन। दूसरा, मैम प्लांट से रिलेटेड क्या होगा, देखो प्लांट से रिलेटेड जितना एग्रीकल्चर करना है सब कुछ मेगा एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप राइस ग्रो करते हो, हम उसे एग्रीकल्चर नहीं मानते। मैम पत्ती टूट चुकी है, पत्तियों से तुम टी बना रहे हो, कॉफी बना रहे हो, शुगर केन से जैगरी में कन्वर्जन कर रहे हो, पल्सेस है, ये सब एग्रीकल्चर नहीं मानी जाती है। तो टी, कॉफी, रबर, जैगरी, पल्स एंड ग्रोइंग ऑफ राइस इज नॉट एग्रीकल्चर फॉर देम। अब बोलते, हमने बोला एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस को हम क्या करेंगे, मेगा एग्जाम करेंगे। लेकिन आप ऐसी कोई सर्विस दे रहे हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, टोटली उस चीज का फॉर्म ही चेंज कर रहे हो। तो अगर आपने टोटली क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया, उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को मार्केटेबल बनाना चाहते थे उसको, लेकिन मार्केटेबल प्राइमरी मार्केट के लिए नहीं किया तुमने, तुमने रिटेल मार्केट के लिए उसको मार्केटेबल किया, या फिर तुमने उसका पूरी तरह से एसेंशियल कैरेक्टर ही बदल दिया। देखो प्राइमरी मार्केट मतलब छान, हम जब जैसी गेहूं उगती है उसको छान दिया जाता है, छान के कि साफ गेहूं जाए, वो प्राइमरी मार्केट के लिए कोई सर्विस देना अलग चीज होती। लेकिन आप उसी गेहूं को पीस के आशीर्वाद आटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसने तो तुमने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बदल दिया उसका। उसको रिटेल मार्केट के लिए क्या कर दिया, तैयार कर दिया, 1-1 किलो 5-5 किलो में तुमने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो या तो तुम रिटेल मार्केट कर रहे हो या उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बदल रहे हो, तो वहां पे बात बिगड़ जाएगी। और ये जो बात बिगड़ेगी ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या नहीं मानेंगे, मेगा एग्जेम्पशन के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है। अब एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी में क्या आएगा, तुम शुरुआत से जाओ, तुम बीज बोते हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी। तुम मशीन्स यूज करते हो, रेंट पे देते हो मशीन, किस कौन सी मशीन, एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीन, वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी।
मैम आप लेबर सप्लाई करते हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी है। मैम लोडिंग अनलोडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सब कुछ, मतलब A to Z जितनी भी चीजें ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मैम हमने क्रॉप्स उगा दिए, उगाने के बाद उनको बिकवा रहे हैं किसी एजेंट के थ्रू, जितनी भी चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे तुम किसी एजेंट से बोलो मेरा सामान बिकवा दे, चाहे तुम क्या करो, लोडिंग करो अनलोडिंग करो, चाहे तुम एग्रीकल्चर की मशीन रेंट पे दो, चाहे तुम कोई प्रोसेस कर रहे हो, ये सब मेगा एग्जेम्प्टेड है। अब मैम लेकिन आपने क्या बोला था, राइस एग्रीकल्चर में नहीं आता, बट स्पेसिफिकली एक सेपरेट एंट्री, और सेपरेट एंट्री बोलती है कि राइस की लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो, वेयर हाउसिंग कर रहे हो, तो मेगा एग्जेम्पशन दे देंगे। तो वो सिर्फ मेगा एग्जेम्पशन लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज के ऊपर देके रखिए, किसको, राइस के लिए। मैम कोई भी इंटरमीडियरी प्रोसेस, अरे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई जॉब वर्क भी कर रहे हो वो भी एग्जेम्प्ट है, मैं बोल रही हूँ ना सब कुछ एग्जेम्प्ट है। मैम फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, फ्रूट्स को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वेजिटेबल को स्टोर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी एक्टिविटी एग्जेम्प्ट। मैम एनिमल से रिलेटेड भी तो कुछ बता दो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से क्या करवाए जाते हैं, बेबीज करवाए जाते हैं, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एग्रीकल्चर ही हो गया, एनिमल भी इंक्लूड है। बस हॉर्स का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज नॉट एग्रीकल्चर, क्योंकि हमने उसको पहली कैटेगरी में क्या कर दिया, एग्रीकल्चर से बाहर कर दिया, एग्जेम्प्ट है। मैम फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को हम वेयर हाउस करते हैं, अरे एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी तुम क्या करो, स्टोर करो, सब क्या है, एग्जेम्प्ट। मैम कोल्ड चेन वाले क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं चीजों को, आप रखो ना, कोल्ड चेन वाली फैसिलिटी भी दो, हमको प्रॉब्लम नहीं है, ये सब एग्रीकल्चर रिलेटेड है और सब क्या है, एग्जेम्प्ट है। और यही हमने उसका वापस से क्रक्स क्या करके रखा है, लिख के रखा है, जो एक एक चीज वहां पे डिस्कस की थी वो यहाँ पे क्या है, पिक्चर फॉर्म में सारी की सारी। अब इम्पोर्टेंट एंड बहुत सारा इंपॉर्टेंस इसको देते हुए एजुकेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विस में क्या था, एजुकेशन सर्विस ऐसी सर्विस है जिसने क्या कवर करके रखा है, टू वे एग्जेम्पशन कवर किया है। टू वे एग्जेम्पशन का मतलब, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो भी उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, और अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो भी उसको क्या मिलता है, मेगा एग्जेम्पशन मिलता है, याद है। अब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कौन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो मैंने एक चीज तुम्हें सबसे पहले बोली थी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अलग अलग प्रकार हैं, देयर आर टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो मैम ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट के टाइप कौन से हैं, तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता देती हूँ कि कौन कौन से हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूट पढ़े। पॉइंट नंबर 1, एजुकेशन इंस्टीट्यूट पहला, जब तुम बचपन में शुरुआत करते हो, तुम प्री से ही स्टार्ट करते हो, प्री से 12th तक का जो स्कूल है वो पहली एजुकेशन इंस्टीट्यूट होती है। फिर तुम जाते हो कॉलेज में कोर्स करने के लिए, ऐसे या फिर सीए CWA CA में, मतलब रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन फोर्स, ऐसी कोई चीज करने निकलते हो, मतलब इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड कोई कोर्स कर रहे हो, तो वो एक दूसरे तरह का क्या हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तीसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नहीं करना पढ़ाई, हमको करना है वोकेशन, हमको करना है क्या, हॉबी रिलेटेड, मतलब कोई ऐसा वोकेशन प्रोफेशन जहाँ पे क्या एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज होती है, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, तो उसके भी क्या होते हैं, अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो 3 एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए प्री से 12th तक। दूसरा हो गया कॉलेज रिलेटेड, मतलब जहाँ पे कोर्सेज करवाए जाते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन फोर्स। ये मैं बार बार लॉ इन फोर्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा कोर्स जो इंडिया में रिकॉग्नाइज है वही यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट वही कवर होंगे। फॉरेन रिकॉग्नाइज्ड अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसको यहाँ पे कवर नहीं करते हैं। और इसके बाद आता है वोकेशन रिलेटेड, मतलब वही तुम्हारा डांस म्यूजिक ये सारी चीजें। तो बोलता है कि यहाँ पे मैम ये कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, कोई भी, तो मैं सिर्फ यहाँ 3 लिख देती हूँ। तीनों टाइप के इंस्टीट्यूट अगर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्टाफ फैकल्टी को या फिर स्टूडेंट को, ये अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और प्रोवाइड किसको कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है, इन्हीं को क्या करनी होगी, सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। और इनको किसी भी टाइप की, एनी टाइप ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे किसी भी टाइप की अगर इन लोग को सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, सब एग्जेम्प्ट है। तुम मत देखना कि किस टाइप की सर्विस है, बस ये देखना सीधे एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्विस किसको दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ फॉरेन लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टी को, उसको एग्जाम मत करके आना, क्योंकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही नहीं है,
मुझे वही एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन फोर्स इंडिया वाला है, ठीक है। देन इसके बाद आता है मैम एक और चीज, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट किसी तरह की एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है और उससे हम उसके लिए हमसे क्या लेता है, फीस लेता है। तो एंट्रेंस एग्जाम जैसे आपकी होती है कैट वाली एग्जाम हो गई, इसको कंडक्ट करवा रहे, बचपन में तुमने भी दिए सीपीटी नाम की। तो अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम लेता है उसके लिए आपसे क्या करता है, फीस चार्ज करता है, मेगा एग्जामेशन मिल जाएगा, बस खत्म। तो बाय के केस में टाइप ऑफ सर्विस मत देखना, सिर्फ देखना कि लेने वाला स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टी होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं 2 पे आती हूँ बातें खत्म नहीं होंगी। अब क्यों नहीं होंगी, 2 में मुझे देखना पड़ेगा किस टाइप का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो सर्विस दे रहा है। यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट किस टाइप का है। तो हमने इसके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज कही थी कि मैम अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ये कैटरिंग की बात करें, ये सिक्योरिटी की बात करें, ये 3 चीजें, ये क्या है ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ बोलते हैं कि अगर स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टी है, स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टी का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन, घर से स्कूल, स्कूल से घर, ऐसा। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन में छोटे बच्चों को ज्यादा जरूरी है, वो खो सकते हैं। तो मैंने ऐसे स्टोरी बना के तुमको याद करवाया था कि तुम बस याद रखो कि ट्रांसपोर्टेशन में प्री से 12th तक के स्टूडेंट छोटे ही होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन अलाउड है। मतलब अगर एक प्री से 12th का वाला एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टी का, तो ही एग्जेम्पशन है। मैम कॉलेज वाले भी तो ये करते हैं, दूर दूर कॉलेज होते हैं, वो भी स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टी का क्या कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, बेशक करवाते होंगे, लेकिन उनको एग्जेम्पशन नहीं है, क्योंकि ये एग्जेम्पशन मैंने क्या बोला, चेक करना पड़ेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट वही है जिसको मेगा एग्जेम्पशन अलाउड है। दूसरा, मैम खाने पीने की बातें हो रही है, देखो छोटे बच्चों को ही टाइम से खाना चाहिए होता है, नहीं तो वो चीची चीची करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो गया कि कैटरिंग भी देना है ना, तो प्री से 12th तक के बच्चों को दे दो, ठीक है। तो कैटरिंग चाहे गवर्नमेंट दे रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के स्पॉन्सर हो, या फिर किसी और ने, मतलब प्राइवेट वाले स्कूल वाले भी अगर कैटरिंग देते ना, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम मेगा एग्जाम कर देंगे। लेकिन कैटरिंग भी किनको अलाउ होगी, सिर्फ वही प्री से 12th वालों को। अब कैटरिंग का मतलब ये मत समझना कि स्कूल में ही खाना मिलता है, फंक्शन हो रहा है स्कूल में, वहां पे हम कैटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें, हर तरह की कैटरिंग यहाँ पे क्या है, कवर है। बस ये कैटरिंग चाहे फिर मिड डे मील गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया हो या मिड डे मील किसी प्राइवेट सेक्टर ने स्पॉन्सर किया हो, सब चलेगा, सब मेगा एग्जाम। फिर आते हैं मैम सिक्योरिटी, यार छोटे बच्चों को ही तो सिक्योरिटी की जरूरत है। छोटे बच्चे ही क्या करते हैं, गंदगी करते हैं, वहां पे सफाई की जरूरत छोटे बच्चों की ही है। मतलब मैम फिर से प्री से 12th तक के बच्चों से कोई काम होता ही नहीं, उनको ट्रांसपोर्ट भी कराओ, उनको खिलाओ भी, और उनका क्या करो, सिक्योरिटी क्लीनिंग सब करो। लेकिन जो ये सिक्योरिटी क्लीनिंग की सर्विस है, ये उसी 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 इंस्टीट्यूट में होना कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर ये मैम सपोज करो सिक्योरिटी की सर्विस हमारे स्कूल वालों ने ना बाहर जाके एनुअल फंक्शन रखा, अब बाहर जाके एनुअल फंक्शन रखा तब भी सिक्योरिटी तो चाहिए इनको, तो सिक्योरिटी सर्विस अगर ये बाहर ले रहे हैं तो नहीं, तब वो टैक्सेबल होगी। इन्होंने बोला है सिक्योरिटी हो, क्लीनिंग हो, हाउस कीपिंग हो, उसी इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं होगी, मतलब फिर टैक्सेबल रहेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये भी मतलब ये 3 चीजें सिर्फ बच्चे बच्चों के लिए दे दी। अब मैम आगे आती है एक सर्विस, बोलते हैं एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में क्या गड़बड़ हो गई, अरे चाहे मैम 12th की बात करो आप, चाहे आप कॉलेज वालों की बात करो, चाहे आप बात करो किसी वोकेशन वाले की, सबको ही तो एडमिशन की जरूरत पड़ती है, सभी को एग्जाम देनी पड़ती है, तो ये फिर सबको अलाउ कर दिया। तो ये अलाउ है एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये सबके लिए अलाउ हो गया, क्योंकि सबको एडमिशन करवाना पड़ेगा, सबको एग्जाम कंडक्ट करनी पड़ेगी। ये सर्विस अगर हम इससे रिलेटेड सर्विस इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देते हैं तो मेगा एग्जाम। मैम कोई एग्जाम्पल हो जाए तो एग्जाम्पल समझो तुम, पेपर सेट करने के लिए बोला मुझे, मैं क्या कर रही हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सर्विस दे रही हूँ पेपर सेट करा के देने की। आईसीआई के लिए जो भी पेपर बनाते हो, जिसने भी इस बार का एफआर का पेपर बनाया है, उसकी भी सर्विस एग्जेम्प्ट हुई है, और साथ में तुम्हारा एक और अटेम्प्ट भी क्या हुआ है, ऐड हुआ है उसके चक्कर में, तो ये एफआर भूलना मत, ठीक है। फिर उसके बाद मैम सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, अब ये देखो
छोटे बच्चों को क्यों किताबों के बोझ तले दबा रहे हो? तुम ये वाली चीज दो सिर्फ और सिर्फ किसको? वो कॉलेज वाले, मतलब रिकॉग्नाइज बाय लॉ इन्फोर्स। मैम वोकेशन वालों को, कथक सिंगिंग वालों को तुम क्या ऑनलाइन जर्नल पढ़ाओगे? उनको प्रैक्टिकली गाना सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली डांस करना सिखाया जाता है, तो तुम क्या उनको बुक्स के थ्रू रखोगे? तो देखो, ऑनलाइन वाली सर्विस सिर्फ रखो किनके लिए एग्जाम? वो एग्जाम होगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कॉलेज वालों के लिए। ठीक है। अब आगे की एक बात बता दूं, इसी से रिलेटेड हम तो पढ़ चुके हैं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अगर ये ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जर्नल की सर्विस बाहर से इंपोर्ट की गई होगी, तो बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हो ना, और इंपोर्ट करने वाला यही कॉलेज वाला, मतलब रिकॉग्नाइज बाय लॉ इन्फोर्स वाला ही है एजुकेशन इंस्टीट्यूट एग्जाम। बट मैम अगर 12th तक वालों ने ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर लिया तो टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी टैक्सेबल था, उनको वैसे ही ऑनलाइन अलाउड नहीं था, तो वो इंपोर्ट भी करेंगे तो क्या नहीं होगा? अलाउ नहीं। आया समझ में? डन। चलो, ये हुआ मेरा एजुकेशन सर्विस से रिलेटेड चीजें खत्म। लेकिन अब इसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशन थे। क्लैरिफिकेशन नंबर 1, मैम प्राइवेट आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैम ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है? तो बोलते हैं ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये लोग क्या करते हैं? ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ बोलते हैं इज अप्रूव्ड एज वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। बोलते हैं ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, इसको अप्रूव किया जाता है एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जब हम इसको अगर अप्रूव कर रहे हैं एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो इसके थ्रू अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जाएगी तो क्या होगी? एग्जाम। तो मेन चीज पता क्या है? दिस क्वालिफाइज एज अ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये क्वालिफाई तो करेगा एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओनली इफ, अगर ये अप्रूव्ड एजुकेशन कोर्सेज देता है तो अगर कोर्सेज अप्रूव्ड है तो प्राइवेट वाले को भी तुम एग्जेम्पशन दे सकते हो, लेकिन वहां पे तुमको क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए? अप्रूव्ड। अप्रूव्ड कोर्सेज ही देगा, तभी जाके इसको मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं अप्रूवल चाहिए। देन अब मैम ये अप्रूवल में क्या आता है? तो मैंने बोला था जब ये एक्ट दिख जाए, अप्रेंटाइज एक्ट दिख जाए कि अप्रेंटाइज एक्ट के अंदर कोई कोर्सेज है जो प्राइवेट वाला प्रोवाइड कर रहा है, तो बस आंख बंद करके तुमको क्या करना रहेगा? एग्जाम करना रहेगा, और इसके अलावा कोई और कोर्स आ गया तो क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है। लेकिन अब फर्दर, जब ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जाम्प्ट हुआ, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, ये सब एग्जाम्प्ट हुआ, तो इसमें ये लोग जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे वो सर्विस भी तो एग्जाम करोगे ना? बट अंडरस्टूड है, क्योंकि हमने क्या बोला था, एग्जाम तो सबको कंडक्ट करवानी पड़ती है, तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी? यहाँ पे फिर एग्जाम हो जाएंगी। आया समझ में? याद आया? मैम ऐसे ही गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, तो गवर्नमेंट के पता है तुमको एंट्री नंबर 6 में मिलेंगे, मतलब सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। हमने एंट्री नंबर 6 कर ली है, तो तुमको याद आना चाहिए कि हमने क्या किया है, कि अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है अदर देन बिजनेस एंटिटी को, तो इफ सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो वो क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। तो ये उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट होगा, ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाली सर्विस के बेसिस पे। ठीक है मैम। ऐसे तो कई सारे अनरिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी होंगे, तो अनरिकॉग्नाइज्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? नो एग्जेम्पशन। ठीक है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं। फिर मैम इसके बाद मैं बात करूँ ना, बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल का मतलब क्या है? बच्चा वहीं रहता है, पढ़ाई भी वहीं करता है, सोता भी वहीं है, खाता भी वहीं है, सारी की सारी चीजें, उसकी कपड़े वपड़े सब वहीं धुलते हैं। मैम आपने बोला था एजुकेशन रिलेटेड चीजें करना, अब बोर्डिंग स्कूल में तो बच्चा सो भी रहा है, खा भी रहा है, सब कुछ उसका वहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है? नेचुरल बंडल है। अगर आप बोर्डिंग स्कूल प्रोवाइड कर रहे हो, तो बोर्डिंग स्कूल में यहाँ पे इसे नेचुरल बंडल ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स में भाई बच्चे को वहीं रोक रहे हो तो खाना तो दोगे ना, उसको सोने भी तो दोगे। तो ये नेचुरल बंडल है, और नेचुरल बंडल के केस में हम क्या करते हैं? जो भी प्रिंसिपल सप्लाई के साथ होता है, और यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाईज एजुकेशन, वो आया तो एजुकेशन के लिए ही है, तो एजुकेशन एग्जेम्प्ट है, बिकॉज सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टी, वो एग्जेम्प्ट है। तो उससे रिलेटेड बाकी की सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी? फिर एग्जाम। याद आया? समझ में आया? मैम एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट ना मैम लॉ के थ्रू जो जो सर्विस होती है ना, कोर्सेज वही प्रोवाइड कर रहे हैं,
लेकिन कई जगह ऐसे कॉलेज होंगे जो दो दो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, एक साथ दो कोर्सेज। तो देखो, सबसे पहली चीज अब ये देखो, 1+1 कोर्स है। सबसे पहले अगर ये नेचुरली बंडल्ड है तो तुम प्रिंसिपल वाला ढूंढ लो, प्रिंसिपल एग्जाम तो दूसरा भी एग्जाम। बट मैम ये 1+1 नेचुरल बंडल नहीं है, तो क्या करोगे, हाईएस्ट रेट पे जो टैक्सेबिलिटी आती है दोनों को, उससे क्या कर दोगे, टैक्सेबल कर दोगे। तो यहाँ मुझे बार बार कंपोजिट और मिक्स सप्लाई को क्या करना होगा, देखना पड़ेगा। देन इसके बाद आता है मैम, हमको इन ऑल क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ता है कि कोर्सेज के साथ इंसिडेंशियल चीजें भी चलती है। हम कोई कोर्स चलाते हैं, अब मैं कोई कोर्स चला रही हूँ, जैसे मैं पहले क्या करती थी, साथ में मेंटरशिप भी देती थी। तो था तो मेन क्या, जीएसटी पढ़ाना, मेन क्या था, डीटी पढ़ाना, फिर मेंटरशिप भी उसके साथ होती थी। तो वो था तो एंसिलरी, पर मैंने क्या किया था, नेचुरल बंडल किया था उसको, या फिर वो नेचुरली बंडल नहीं था, वो चेक करना पड़ेगा। देखो नेचुरल बंडल नहीं था, हर कोई मेंटरिंगशिप नहीं प्रोवाइड करता है कोर्स के साथ, तो वो मेरा क्या था एक्चुअल में, मिक्स सप्लाई। लेकिन अगर नेचुरली हर जगह होता ही ऐसा कि मेंटरशिप साथ नहीं होती है, तो वो हो जाता नेचुरल बंडल, तो उसको तुम कंसीडर कर लेते कंपोजिट सप्लाई। फिर मैम ऐसे IIMs होते हैं, वहां पे छोटे छोटे कोर्सेज चलते हैं। तो देखो, जब भी IIM के छोटे छोटे कोर्स होते हैं ना, वो जनरली एम्प्लॉय करते हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए एम्प्लॉय होते हैं, जिनको 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे कोर्स करवाए जाते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। तो देखो वो एक्चुअल में एज अ स्टूडेंट आए भी नहीं है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स इसलिए हम क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट नहीं करते। तो मैम हम कब तक मानेंगे कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, ऐसा कोर्स जो क्या है 1 ईयर से कम का है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है। लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है तुम्हारा, और लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स अगर एज अ स्टूडेंट ले रहे हो, एज अ स्टूडेंट ले रहे हो तभी एग्जाम होगा। आया समझ में। मैम हमने हमारे एम्प्लॉय को भेज दिया कि जा ट्रेनिंग लेके आ, एम्प्लॉय अगर है तो इवन अगर पता है लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होगा तब भी क्या नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरे एम्प्लॉय को ट्रेन कर रही हूँ। लेकिन अगर स्टूडेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्स के लिए ट्रेन करो तो एग्जाम हो जाए। मैम कई बार गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम बाय सीबीएसई बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तुम्हारा स्टेट बोर्ड, ये लोग जितने भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एग्जाम। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही माने जाएंगे, क्योंकि बोर्ड का काम क्या है, एग्जाम कंडक्ट करवाना। फॉर दैट लिमिटेड पर्पस हम उसको क्या बोलते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोलते हैं, और वो सर्विस एग्जाम रहती है। ठीक है मैम, बोर्ड का यही काम है क्या, बोर्ड का सिर्फ ये काम नहीं है। याद है बोर्ड क्या देती है, स्कूल को रेटिंग भी देती है कि ये A स्टार रेटिंग वाला स्कूल है, ये B स्टार रेटिंग वाला स्कूल है। तो जब रेटिंग का काम करती है ना बोर्ड, वो टैक्सेबल होगा। सिर्फ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिमिटेड पर्पस के लिए मैं उसको क्या बोलूंगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोलूंगी। डन। मैम वही यही बात होगी ना, वही जो मैं अभी तुमको बोल रही थी, सेंट्रल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड जब भी एग्जाम कंडक्ट करता है, तो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए या उससे रिलेटेड सर्विस, क्या मैं एग्जाम कंडक्ट करने से रिलेटेड सर्विस। देखो जब एग्जाम कंडक्ट होती है पहले नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के साथ तुम्हारे नए नए क्वेश्चंस भी आते हैं, एमटीपी आरटीपी आती है, एग्जाम कंडक्ट करने से रिलेटेड रिजल्ट भी आता है। तो जितनी भी ये सर्विस है ना इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो सब एग्जाम है। मेन एग्जाम और एग्जाम से रिलेटेड फीस और एग्जाम से रिलेटेड सर्विस सब कुछ एग्जाम किया जाता है, चाहे वो बोर्ड दे रही हो या फिर तुम्हारा स्टेट बोर्ड हो, तुम्हारा नेशनल बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी। डन। क्योंकि ये तो पूरे के पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को वैसे ही अलाउड है। लेकिन मैम पता है क्या, क्या कि कई जगह पे फूड सप्लाई होता है। अब मैंने ये फूड वाली चीजें तुम्हें ऑलरेडी बता, मैंने क्या बोला था, 12th क्लास वाला अगर क्या कर रहा है, देखो फूड सप्लाई, इस पे ना क्वेश्चन है, हम कैटरिंग सर्विसेज दे रहे, मैं कैटरिंग सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट दे रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट स्टाफ और फैकल्टी को दे रहा है कैटरिंग। ये बाय की कैटेगरी में हो तुम, बाय की कैटेगरी में सोचना भी मत कि किस टाइप का एजुकेशन इंस्टीट्यूट और किस टाइप की सर्विस दे रहा है। वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे, कैंटीन की सर्विस दे, सब कुछ सारे के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए एग्जेम्प्ट है कि अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर। लेकिन मैम जब इनको सर्विस मिलती है ना, टू वाले में तुम सोचते हो एक्चुअल में कि कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ये सर्विसेज मिलनी चाहिए थी, प्री से स्कूल तुम्हारा 12th तक वाले कौन से हैं, कौन से सब कुछ है और कौन से वो ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल है। तो 2 में सोचना टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट,
बाय में ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोचना, ना ही तुमको टाइप ऑफ सर्विस सोचनी, आंख बंद करके एग्जाम करना अगर स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टी है तो। डन। फिर हमारी इंपॉर्टेंट में एक और आती है व्हाट आई फील। सो मैं नॉर्मल स्पीड पे ही चल रही हूँ, मैं सारे के सारे एनालिसिस वापस देख रही हूँ। अगर मेरा 9 बजे तक ये कवर नहीं हुआ तो मैं पार्ट 2 बना दूंगी रिवीजन लेक्चर का, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस चैप्टर, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये खुद से कंप्लीट होने में लिटरली बोलो टाइम लग जाता है। तो एग्जाम टाइम पे इसका क्रक्स भी तुम लोग ने सुन लिया ना, तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि मैं सब बाय टू सब कर रही हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं मैम हेल्थ केयर सर्विस पे। हेल्थ केयर सर्विस में क्या था, सबसे पहले मैम हेल्थ केयर सर्विस होता क्या है, तो बोलते देखो हेल्थ केयर सर्विस का मतलब है डीटीसी, हमने किया था डीटीसी होता है हेल्थ केयर सर्विस का मतलब, डी फॉर डायग्नोस करना, बीमारी क्या है भाई डायग्नोस तो कर ले, तो पहले तो डायग्नोस करवाएंगे। फिर टी फॉर अरे ट्रीटमेंट, डायग्नोस होगा उसके बाद ही तो ट्रीटमेंट चालू होगा। ठीक है, और ट्रीटमेंट में ही हम क्या करेंगे, सी केयर करेंगे, तो डीटीसी डायग्नोस ट्रीटमेंट एंड केयर। तो अगर हम डीटीसी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अब ये डीटीसी की सर्विस कैसे प्रोवाइड हो सकती है, देखो मेरे को तो एलोपैथी पसंद है, एलोपैथी में भी हो सकती है, हमको तो होम्योपैथी पसंद है, उसमें भी हो सकती है, हमको तो आयुर्वेदा पसंद है, उसमें भी हो सकती है, यूनानी करके भी हमको पता नहीं है क्या है, लेकिन यूनानी भी कोई तरह की चीज है, सिद्धा, सिद्धा भी क्या है, एक तरह की चीज है जिसके अंदर क्या होता है, ये डीटीसी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती। कहना क्या चाहते हो, अगर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, फिर से इंडियन लॉ, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ अगर आपकी स्ट्रीम है और आप डीटीसी प्रोवाइड कर रहे हो, डीटीसी प्रोवाइड कर रहे हो किस किस चीज के लिए, या तो आप इल हो इसलिए डीटीसी हो गया, या तो कोई लग गई आपको इंजरी हो गई तो डीटीसी हो गया, तो इलनेस इंजरी या फिर प्रेगनेंसी, इसके लिए आपको डीटीसी प्रोवाइड हो रहा है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, बस वो रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ है तब इसको हेल्थ केयर बोलते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ क्या समझाया, हेल्थ केयर क्या होता है, हेल्थ केयर इंडियन लॉ पहली चीज, दूसरा वो जो मैंने नाम बोले वो सब है, लेकिन उन नाम में रेकी है ना, रेकी इज नॉट अ रिकॉग्नाइज सिस्टम, तो रेकी अगर बोल रहे तो वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ इंडियन लॉ नहीं होता है, तो वो हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आता। अब ये हेल्थ केयर सर्विस किस किस चीज के लिए, इल हो जाओ, इंजरी हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, सब में आ जाएगी। तो मैम ये हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं, देने वाला कौन होगा, देने वाला मैम या तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, वही वाह अच्छी बात लगी, या फिर मैम कौन होना चाहिए, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स, ठीक है, या फिर मैम कौन होना चाहिए, पैरामेडिक्स होना चाहिए। अभी पैरामेडिक्स कौन है, नर्सिंग स्टाफ वगैरह, तो या तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हो या ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर पैरामेडिक होना चाहिए। मैम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में एक नाम याद करना था, नाम तो तुम्हें नर्सिंग होम भी याद रहेगा, क्लिनिक भी याद रहेगा, नाम जो याद नहीं रहता वो होता है सेनेटोरियम, सेनेटोरियम को भी क्या बोलते हैं, क्लिनिक बोलते हैं। ठीक है, वो भी क्या होता है तुम्हारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, तो याद रखना सेनेटोरियम इज काइंड ऑफ अ क्लिनिक। ठीक है, तो ये लोग अगर प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर सर्विस तो ही एग्जेम्पशन है। एक और शर्त, प्रोवाइड करने वाले ये लोग होने चाहिए, प्रोवाइड यही सर्विस करनी चाहिए। शर्त क्या है, ब्यूटीफाई करने के लिए नहीं होनी चाहिए सर्विस, मतलब मेरे को मेरे बाल को क्या करना है, एक्सटेंड करवाना है, तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा रही हूँ एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि मेरे को छोटे बाल पसंद नहीं, मेरे को लंबे बाल चाहिए, क्यों, बस पसंद है इसीलिए। तो बोलते कि ब्यूटीफाई कर रहे हो ना, अगर ब्यूटी के लिए तुम ये सर्विसेज ले रहे हो तो वो हेल्थ केयर थोड़ी ना है, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ना खराब हुई थी, वो टैक्सेबल है। लेकिन क्या हुआ, सपोज करो खुदा ना खास्ता कुछ गलत हादसा हो गया जिसके कारण तुम्हारे पूरे बाल चले गए, जल गए, कीमियो जो होता है उसमें भी क्या होता है पूरे बाल चले जाते हैं, वो एक्चुअल में हेल्थ के लिए क्या हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है, उसके कारण अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो वो नीडेड था, जरूरत थी जिंदगी में, उसको हम क्या करते हैं, एग्जेम करते हैं। क्या ये बात समझ में आई तुमको। इसी तरह जब इंसानों को हेल्थ केयर की जरूरत पड़ रही है तो भाई वेटरनरी क्लिनिक वालों को क्यों छोड़े, उनके लिए भी अगर एनिमल बर्ड्स के लिए भी आपने कोई हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की एग्जेम्प्ट होगा, बस वो एंट्री अलग है। मैम हॉर्स को क्या करे, अरे हॉर्स को बीमार होने का हक है, तो जैसे एग्रीकल्चर में हॉर्स को बेदखल किया था, वेटरनरी में उसको बेदखल नहीं किया जाता, वो अगर उसके लिए भी आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो हॉर्स के लिए, वो एग्जेम्प्ट ही होगी। ठीक है, फिर मैम जैसा आपने बोला हेल्थ केयर सर्विस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स प्रोवाइड करेगा,
तो वो एग्जेम्प्ट होगी। मैम आपको पता है कि जब हेल्थ केयर सर्विस की बात आती है तो पेशेंट का ट्रांसपोर्ट भी तो लगता है, कैसे? एम्बुलेंस, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, या किसी भी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आपको पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, चाहे आप प्राइवेट के थ्रू करो या आप गवर्नमेंट के थ्रू करो, कैसे भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एम्बुलेंस सर्विस हो रहा है, तो इन दैट केस इट इज कंसिडर्ड टू बी मेगा एग्जेम्प्ट। तो प्राइवेट नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, मेगा एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब मैम क्या होता है ना, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, एक होते नॉर्मल रूम, अच्छा है, एक होते ड्यूलेक्स रूम, वहां पे भी ड्यूलेक्स, लग्जरी रूम, प्राइवेट रूम सब चलता है। तो बोलते कि मैम ऐसे में हम क्या करें? बोलते देखो, अगर आप आईसीयू में एडमिट हो रहे हो, मतलब एकदम ही गंभीर हालत है, आईसीयू एनआईसीयू, मतलब कुछ तो है कि अब गड़बड़ है, तो ऐसे केस में यहाँ पे चाहे जो चार्जेस हो पर डे, रूम का कितना भी चार्जेस हो, ये सब एग्जेम्प्ट है। लेकिन आप ऐसा कोई रूम लेते हो, हॉस्पिटल में ऐसा रूम ले रहे हो जिसका चार्जेस एक्सीड लिखा है, एक्सीड लिखा है, एक्सीड लिखा है, 5,000 से ऊपर गया पर डे का, तो पर डे 5,000 से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा। मैम 5,000 ही है एग्जैक्ट, टैक्सेबल नहीं है, वो क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। क्या ये बातें याद आ गई सारी तुमको? तो यही वो लिखा है कि एक तो रिकॉग्नाइज चीज होनी चाहिए इंडिया की, ट्रांसपोर्टेशन टू फ्रॉम सब कुछ क्या है? एग्जेम्प्ट। और ये याद रखना कि ये जो तुम ब्यूटीफाई करने के लिए कर रहे हो, ये कोई हेल्थ केयर सर्विस नहीं होती, उसका क्रक्स यहाँ पे क्या करके रखा था? लिख के रखा था। और ये रहे सारे के सारे तुम्हारे रिकॉग्नाइज सिस्टम, जिसमें ये याद नहीं रहता सिद्धा यूनानी, क्योंकि हमने सुना नहीं है जनरली इसको, ठीक है। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में ये सेनेटोरियम याद रख लेना, बाकी सब तुमने नाम सुने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद मैम ये रूम वाली बात वही अभी बोली ना, आईसीयू वगैरह हो तो हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन अगर आप कोई और रूम ले रहे हो जिसका चार्जेस 5,000 से ऊपर है तो ही टैक्सेबल होगा, नीचे है या इक्वल टू 5,000 है तो ये एग्जेम्प्ट रहता है, ये हम कर चुके हैं। अब मैम प्रॉब्लम क्या आई, जो मैं बोल रही हूँ बस उसको समझते जाना। हॉस्पिटल हमने एक या तो एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल लिया था कि एक हॉस्पिटल ले लिया। हॉस्पिटल में मैम पता है क्या होता है? सबसे पहले ये लोग डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं। अब सपोज करो मैम डॉक्टर को अपॉइंट किया और ये डॉक्टर को ना यहीं इस हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, मतलब वो यहाँ का बन गया एम्प्लॉय। ये डॉक्टर इसी हॉस्पिटल में रहेगा, ये यहाँ का बन गया एम्प्लॉय, और इसको क्या देखना है? पेशेंट को देखना है। क्या मैम यहाँ पे जीएसटी लगाओगे इस डॉक्टर को जो सैलरी मिल रही है उसके ऊपर? डॉक्टर को मिल रही है सैलरी हॉस्पिटल से, क्या इस पे मैम जीएसटी लगेगा? तो हमने शेड्यूल नंबर 3 में क्या पढ़ा था कि अगर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, तो मैम यहाँ तो जीएसटी का सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस शेड्यूल नंबर 3 का कवरेज है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम मानते हैं यहाँ पे, चलो मैम इसको फिर से अपॉइंट वगैरह नहीं किया हमने, इसको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया, ये एम्प्लॉय नहीं है। डॉक्टर को बुलाया, उसको बोला देख भाई, यहाँ तो पहली चीज हमने बोली सैलरी वाली बात। अब एक चीज और, ये डॉक्टर ना यहाँ पे बैठे हुए पेशेंट्स को देख रहे हैं, ये बहुत सारे पेशेंट है, और पेशेंट से क्या लेता है? पैसा लेता है, फीस तो लेगा, ठीक है। फीस एक्चुअल में कौन कलेक्ट कर रहा है? या हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के काउंटर में सारी फीस कलेक्ट हो रही है, क्योंकि इस डॉक्टर को तो सीधे सैलरी जाएगी। मैम ये जो यहाँ पे पेशेंट फीस भर रहे हैं, क्या इस पे जीएसटी लगाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हुई ना हेल्थ केयर सर्विस। पेशेंट क्यों आया? या तो अपना डायग्नोस करवाने। पेशेंट क्या आया? या तो ट्रीटमेंट करवाने आया, और अगर एडमिट होगा पेशेंट तो अपना केयर करवा रहा है वहां पे, तो हुई ना ये हेल्थ केयर सर्विस। और देने वाला भी कौन है? हॉस्पिटल, मतलब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ही दे रहा है, ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या यहाँ तक की बातें याद आ गई तुमको? फिर दूसरा केस नंबर 2, मैम अब क्या हो रहा है ना, हॉस्पिटल, हाँ ये रहा हॉस्पिटल, ये रहा तुम्हारा वही डॉक्टर, इस बार डॉक्टर को एम्प्लॉय नहीं बनाया, उसको सिर्फ इतना बोला देख भाई 4 घंटे की ड्यूटी हमारे हॉस्पिटल में देनी है, जितने भी पेशेंट है ये रहे हमारे छुटकू छुटकू सारे पेशेंट, जो पेशेंट आएंगे तो 1,000 रुपए चार्ज करना, ठीक है। हम क्या करेंगे, ओवरऑल टोटल पेशेंट से पर पेशेंट 1,000 रुपए लेंगे, 300 कौन रख लेगा? हॉस्पिटल, 700 तुम्हारे। कुछ चार्जेस डिस्कस किया हुआ है, सैलरी नहीं है, हम चार्ज डिस्कस कर रहे हैं, मेरी बात समझो। यहाँ पे भी तो बात वही हुई ना, ये है तो हेल्थ केयर सर्विस ही, तुम चाहे तुम लोग पैसा ले जाओ, तुम चाहे सैलरी दो, सैलरी दे रहे हो तो वो शेड्यूल 3 है। लेकिन जब डॉक्टर पेशेंट को देखता है, चाहे सैलरी डॉक्टर पेशेंट को देखे या जो सैलरी डॉक्टर नहीं है वो पेशेंट को देखे, दे तो वो हेल्थ केयर सर्विस ही रहा है ना,
तो इस पे तो इन एनी केस क्या नहीं लग सकता, जीएसटी लग ही नहीं सकता, क्योंकि है तो हेल्थ केयर सर्विस ही। याद आ गई ये बात। अब दूसरा केस, दूसरा क्या है? दूसरा केस ये बोलता है, मैम हॉस्पिटल है, हाँ जी हॉस्पिटल है, ये रहा मेरा हॉस्पिटल। ये क्या है? पेशेंट। पेशेंट के साथ कौन आया? ये छोटू छोटू अटेंडेंट आ गया। यहाँ पे हो गए ये लोग क्या? एडमिट। ये हो गया बेड। अब कौन एडमिट? ये पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है, एडमिट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा मैम? पेशेंट को यहीं पे क्या मिलेगा? गर्मा गर्म खाना, क्योंकि हमारा पेशेंट है, उसको खाना देंगे। तो चाहे ये हॉस्पिटल आउटसोर्स करवाए इस खाने को, या फिर ये हॉस्पिटल वहीं पे खाना बना के इस पेशेंट के मुंह तक डाल रहा है, जो भी कर रहा है तो केयर ना। चाहे वो आउटसोर्स करवाए या फिर घर पे बनाए, वहीं पे हॉस्पिटल में बनाए, है तो ये क्या? पेशेंट की केयर। तो ये जो फूड है, फूड की कॉस्ट पे जीएसटी नहीं लगेगी, लेकिन भूख तो इसको भी लगती है ना बेचारे को। इसने भी हॉस्पिटल से खरीदा और खा लिया। इसने भी क्या किया, यहाँ पे हॉस्पिटल वाले अटेंडेंट को भी क्या दे रहे? खाना दे रहे। तो अटेंडेंट को जो खाना जा रहा है वो कोई केयर नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? अटेंडेंट को खाना जाता है तो जीएसटी लगता है। डन। अब चाहे फिर वो आउटसोर्स किया हो या फिर इन्होंने खुद ने क्या किया हो, बनाया हो, तो ये सारी चीजें भी हम फूड रिलेटेड यहाँ पे कर चुके थे। ये फूड सप्लाई टू द पेशेंट, पेशेंट को सप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या है? नॉट टैक्सेबल। बट अटेंडेंट को सप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी? ये टैक्सेबल हो जाएगी। डन। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? ये हमने कर चुके थे हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन। एम्बुलेंस सर्विस अगर ये मिशन वाले प्रोवाइड करे, और एम्बुलेंस सर्विस कोई भी प्रोवाइड करे, सीधी बात वही थी कि टैक्सेबल नहीं होगी। मैम सर्विस अगर हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं हुई तो आप कैसी बात कर रहे हो? जो सर्विस हेल्थ केयर की नहीं हो तो एनीवेज क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, खत्म। लेकिन मैम आपने भी क्या बोला था पता है? हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर में बोला था प्रेगनेंसी रिलेटेड वाली डीटीसी भी क्या है? हेल्थ केयर है। तो प्रेगनेंसी में अभी एक सिस्टम चलता है आईवीएफ। दोज हु कैन नॉट कंसीव नेचुरली, उनके लिए होता है आईवीएफ की प्रोसेस। बट आईवीएफ की प्रोसेस क्यों करनी पड़ रही है? बिकॉज नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है, और नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा मतलब कहीं तो कोई एबनॉर्मेलिटी है। तो हमने कहा था इलनेस, इंजरी एंड एबनॉर्मेलिटी को ट्रीट करते हैं, तो ये भी तो एबनॉर्मेलिटी का ट्रीटमेंट है, ये हेल्थ केयर सर्विस ही है। तो आईवीएफ इज ऑल्सो एन हेल्थ केयर सर्विस एंड दस एग्जेम्प्ट। डन। ये हो गई मेरी खत्म हेल्थ केयर सर्विस, और मेरी सबसे फेवरेट आ गई सर्विस बाय एंड सर्विस टू द गवर्नमेंट। ठीक है। अब सर्विस बाय एंड सर्विस टू द गवर्नमेंट में क्या है? देखो टू पहले कर लो, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। बोलता है कुछ सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, हम एग्जाम कर देंगे। कुछ सर्विस हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देंगे, वो क्या कर देगी? एग्जाम करेगी। लेकिन खुद की कुछ ज्यादा एग्जाम करवा ली इन्होंने, और जब तुम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑलमोस्ट क्या है? टैक्सेबल है। सिर्फ 5 सर्विस हमने की थी, जब हम गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सिर्फ 5 सर्विस ऐसी है जो क्या होगी? एग्जाम होगी। तो वो कौन सी है? प्योर प्योर प्योर, बिल्कुल प्योर सर्विस। कौन सी प्योर सर्विस? पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी वाली। पंचायत रिलेटेड, म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड अगर हम प्योर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, खत्म। मैम कई बार होता है ना, प्योर सर्विस नहीं होती, मिलावट होती, मतलब कुछ गुड्स भी तो देने पड़ सकते हैं हमको गवर्नमेंट को। सर्विस दे रहे, सर्विस के साथ थोड़े गुड्स भी जाते हैं। तो बोलते हैं अगर जितना भी टोटल सप्लाई कर रहे हो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी की एक्टिविटी के लिए, जितना भी टोटल सप्लाई कर रहे हो, उसका अगर 25% तक आपके गुड्स हैं, चलेगा, जाओ छूट दी। 25% तक अगर गुड्स है आउट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई मेड इन फॉर्म ऑफ पंचायत म्यूनिसिपैलिटी की टू द गवर्नमेंट, चलेगा, उसको भी एग्जाम। डन। मैम कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और उसका अगर गवर्नमेंट 75 एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ही कर रही है, मुझे बुलाया, मैं सर्विस एक्चुअल में गवर्नमेंट को दी। गवर्नमेंट ने बोला गांव में जाके लोगों को ना ट्रेन करके आओ कि फोन यूज कैसे करते हैं, उन्हें यही नहीं पता भी अच्छे से। तो मैं जा रही हूँ गांव में, तो मैं एक्चुअल में गांव वालों को सर्विस नहीं दे रही, मेरी सर्विस जा रही है गवर्नमेंट को। मैं गवर्नमेंट की एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, मुझे बस ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया कि लोगों को जाके ट्रेन कर दो। तो ये जो ट्रेनिंग सर्विस में कर रही है उसका एक्सपेंडिचर कम से कम 75% तो गाँव क्या कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ही कर रही है। एग्जाम। मैम क्यों 75? अरे कई जगह मुझे भूख लगेगी, कुछ लगेगा, मैं हर चीज के बिल थोड़ी ना लगाऊंगी गवर्नमेंट को। आए समझ में? देन मैम गवर्नमेंट क्या बोलती है, वो फेयर शॉप होती है ना, जिसको हम कंट्रोल बोलते हैं, राशन की शॉप, जहाँ पे कम दामों में गवर्नमेंट बोलती है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनको कम दामों में सामान बेचो। गवर्नमेंट क्या बोलती है यहाँ पे कि देखो
50 की चीज अगर मार्केट में है तो वो फेयर शॉप वाले को बोलेगी तू 20 में बेच, लेकिन गवर्नमेंट उसको बोलती है कि जो बचा हुआ 30 रुपया है ना, वो लोग तो तेको नहीं दे पाएंगे बिकॉज बिलो पॉवर्टी लाइन है, हम दे देंगे, मतलब गवर्नमेंट दे देगी। और तुमने मेरे साथ पढ़ा है कंसिडरेशन कुड बी पेड बाय रिसिपिएंट ऑल्सो और थर्ड पर्सन, तो इन बंदे को फेयर शॉप वाले को तो पूरा पैसा मिल रहा है, तो ये पैसा चाहे उसको मार्जिन की तरह मिले चाहे कमीशन की तरह मिले, फेयर शॉप वाले के लिए वो पैसा क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट। आया समझ में? इसके अलावा कोई भी ऐसा इंश्योरेंस गवर्नमेंट जिसका प्रीमियम पे करती है, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मेरे पास आई बोले इंश्योरेंस दे दो, प्रीमियम कौन पे कर रहा है, बोलेगी गवर्नमेंट नहीं पे कर रही, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मेगा एग्जेम्पशन करवा दिया, डन, खत्म। तो ये हो गया टू। तो टू में क्या याद रखना, प्योर सर्विस 25% की मिलावट भी अलाउड है, फेयर शॉप अलाउड है, उसके बाद इंश्योरेंस जिसमें वो लोग प्रीमियम पे करते हैं, या फिर ट्रेनिंग जिसमें 75% एक्सपेंडिचर वो करते। अब सबसे बड़ी चीज जो आने वाली है वो है तुम्हारी बाय द गवर्नमेंट। बाय द गवर्नमेंट के बाद बड़े बड़े कुछ भी नहीं है चीजें, जो सर्विस है बड़ी वाली सर्विस कुछ भी नहीं है, सारे फिर नाम 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 ही रटते बैठ जाओगे। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारा कौन सा, ये वाला। इसको करना पड़ता है किसके साथ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के साथ, नहीं तो बात नहीं बनती। ठीक है, पहले हम सारे नाम नाम जप लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इस पे आ जाते हैं सिर्फ बाय द गवर्नमेंट वाले में। तो बाय द गवर्नमेंट में मैम अगर कोई भी सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, किससे रिलेटेड, गवर्नमेंट, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, डन। मैम फिर इसके बाद इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। मैम यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी ना, कि ये तो ठीक है मेगा एग्जामिशन कर दिया, इस वाली जो सर्विस है ना इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी, और इसी के कारण इतनी लंबी चौड़ी बाय द गवर्नमेंट की लिस्ट आई थी। ठीक है, उसको मैं समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं बोलती हूँ, गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका कंसिडरेशन 5000 तक है, किसी को भी दे, किसी को भी दे, किसी को भी दे, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका कंसिडरेशन 5000 तक है, मेगा एग्जामिशन, लेकिन इन सर्विस में तीन सर्विस को मत लेना। एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जब भी आपको कोई सर्विस देता है, एक एयरक्राफ्ट या वेसल के इनसाइड आउटसाइड द प्रीसेंट ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल अगर कोई भी सर्विस आती है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, ये तीन सर्विस ऐसी है कि गवर्नमेंट ही दे रहा है। देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस गवर्नमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड पैसेंजर की सर्विस गवर्नमेंट दे रहा है, या फिर एयरक्राफ्ट या वेसल इनसाइड आउटसाइड द प्रीसेंट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड वेसल, ये तीन सर्विस अगर दे रहे हैं, कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, तो इन तीन सर्विस में चाहे वो 500 रुपए की भी सर्विस होगी ना, तो भी क्या होगा, टैक्स लगेगा, वो मेगा एग्जेम्प्ट नहीं है। याद आया? देन इसके बाद ये भी एक लंबी चौड़ी सी सर्विस है, 2 मिनट के लिए इसको रोक लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, अगर कोई पीएसयू या गवर्नमेंट एंटिटी, पीएसयू या गवर्नमेंट एंटिटी को मिला है ग्रांट, और ग्रांट रिसीव करके वो गवर्नमेंट की कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहे हैं, मेगा एग्जाम्पशन। सिर्फ एक बार रीडिंग के लिए, मैम किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी ने लिया है लोन, गवर्नमेंट एंटिटी ने क्या लिया, लोन, इस लोन की गारंटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट इस लोन की गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडिंग द गारंटी इज सर्विस ओनली। तो ये सर्विस अगर किसको मिलती है, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है जो गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पीएसयू वगैरह हो गए, तो ये गारंटी की सर्विस जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रहा है, मेगा एग्जाम्पशन। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ओल्ड एज होम है, या तो 12AA उसको मैनेज करता है, या फिर गवर्नमेंट अगर उस ओल्ड एज होम को मैनेज करता है, जिस ओल्ड एज होम में 60 या उससे अबाव के लोग रहते हैं, और कंसिडरेशन 25,000 पर मंथ पर मेंबर अगर आप चार्ज करते हो, तो दिस इज मेगा एग्जेम्प्ट, और ये हमने चैरिटेबल ट्रस्ट में ऑलरेडी कर लिया। और सेम हमने रिहैब सेंटर भी कर लिया, तो रिहैब सेंटर चाहे इनका हो या गवर्नमेंट ने लगाया हो रिहैब सेंटर, अगर रिहैब प्रोफेशनल इनको सर्विस देता है, एग्जाम। ठीक है मैम, गवर्नमेंट पता है क्या करती है, फार्मर्स को स्पेसिफिकली, यहाँ पे याद रखना इंडिविजुअल फार्मर था यहाँ पे, गवर्नमेंट इंडिविजुअल फार्मर को राइट देती है, किस चीज का राइट देती है, जहां जी ले अपनी जिंदगी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर ले, तो राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स दिया गया है, इंडिविजुअल फार्मर को दिया गया है, दिस सप्लाई ऑफ सर्विसेज एग्जाम इफ इट इज गिवन बाय गवर्नमेंट टू एन इंडिविजुअल फार्मर। हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे,
जब हम आए थे इस दुनिया में उसका सर्टिफिकेट लेते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं तो लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद हम उड़ना भी चाहते हैं तो हम क्या लेते हैं, पासपोर्ट वीजा, फिर हम और उड़ जाते हैं तो फिर क्या चाहिए होता है, डेथ सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट इसमें से जो भी प्रोवाइड करता है, चाहे यहाँ से यहाँ तक जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, सब एग्जाम। जरूरत भी थी, जो इंसान चला गया उससे क्या जीएसटी लोगे, जो अभी अभी बेचारा बच्चा आया एक दिन का उसके लिए क्या जीएसटी लोगे। तो ये सारी जरूरी जरूरी चीजें उन्होंने हटा दी। फिर बोलते हैं गवर्नमेंट ने मैम रजिस्ट्रेशन करवाता है, किसी भी लॉ में अगर गवर्नमेंट कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाता है एग्जेम्प्ट है। और या फिर गवर्नमेंट किसी भी तरह से टेस्टिंग करता है, कोई सर्टिफिकेट देता है सेफ्टी पर्पस के लिए, कोई सर्टिफिकेट है अपने ही वर्कर्स के लिए, कस्टमर के लिए, तो गवर्नमेंट ऐसा कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट दे या टेस्टिंग करे तो उसको भी एग्जाम कर देना। ऑल आई वांट टू से इज रिमेंबर द वर्डिंग नहीं। गवर्नमेंट टेस्टिंग करता है सेफ्टी के लिए, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देता है सेफ्टी के लिए, बस एग्जाम। मैम गवर्नमेंट ने कौन सी सर्विस दी, तुमने कोई काम नहीं किया, तुमने नॉन परफॉर्मेंस किया, उसके लिए गवर्नमेंट ने टॉलरेट किया तुम्हारा नॉन परफॉर्मेंस, और वो नॉन परफॉर्मेंस टॉलरेट तो किया मैम, फाइन चार्ज किया, तो उस फाइन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और अल्टीमेटली ये वाली सर्विस को मैंने रोका अभी, क्यों, क्योंकि अब फाइनली हम लिंक करेंगे इस सर्विस को और ये वाली सर्विस को, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट क्यों हुई थी। ठीक है, तो ये सर्विस क्या थी, तो सर्विस ये थी, सबसे पहले बोला देखो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो, लोकल अथॉरिटी, कोई भी हो, अगर गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड की है तो मेगा एग्जेम्पशन क्या बोलता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना वापस से, क्योंकि तुम्हें भी पता है यही ट्रिकी था। मैम मेगा एग्जेम्पशन बोलता है गवर्नमेंट ने अगर किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड की, बस इतना ही बोला है, गवर्नमेंट ने अगर किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड की, मेगा एग्जेम्पशन। कितनी बड़ी बात, गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड की, मेगा एग्जेम्पशन, डन। फिर उनको याद आया नहीं, एक्सक्लूड करते कुछ कुछ, ऐसे एकदम से फैल नहीं सकते कि गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड की, मेगा एग्जेम्पशन, फिर ये एक्सक्लूड थे। फिर उन्होंने एक्सक्लूड करके क्या बताया कि अगर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की है, सर्विस वही एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड आउटसाइड द प्रीसेंट ऑफ द पोर्ट एंड एयरपोर्ट है, सर्विस गुड्स एंड पैसेंजर की है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, और एनी सर्विस, बहुत बड़ी बात लिख दी, कोई भी सर्विस अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की, मतलब किसी भी बिजनेस एंटिटी को कोई भी प्रोवाइड कर दो सर्विस, कोई भी का मतलब समझ रहे हो, जो तुम अभी पढ़ के आए ना, वो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, कोई भी सर्विस बस तुम बिजनेस एंटिटी को दे दो, एक्सक्लूड का मतलब ही क्या है, ये सब टैक्सेबल है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये कितनी बड़ी बात लिखी कि बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस जाएगी, कोई भी, मतलब इतनी बड़ी जो तुमने लिस्ट अभी मेरे साथ पढ़ी, वो सारी सर्विस भी तो यहाँ इंक्लूड हो गई, तो बोलते हैं वो सारी सर्विस हो गई क्या टैक्सेबल। फिर इनके दिमाग में आया यहाँ तो सिर्फ बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी मतलब रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी भी और अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी भी होता है, मतलब बेचारा जो अनरजिस्टर्ड है उसको भी जीएसटी लगाओगे। इसीलिए फिर लास्ट वाली क्या बोली, कोई भी सर्विस अगर अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दी तो मेगा एग्जेम्पशन। तो इसका मतलब अल्टीमेटली यहाँ कवर क्या हुआ, कोई भी सर्विस रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दी तो टैक्सेबल। यहाँ तक ओके, डन। फिर अब मैं यहाँ पे जोड़ देती हूँ तुम्हारा आरसीएम, सेम चीज ना आरसीएम में भी लिखी हुई है, सेम कट कॉपी पेस्ट, कहाँ पे लिखा है, आरसीएम में। अब वो आरसीएम में क्या लिखा उन्होंने कि अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, ये वही आरसीएम का ही अपना, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, इसको अभी नहीं पढ़ रही मैं, तो गवर्नमेंट ने अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, तो लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो मैम कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करता है जो रजिस्टर्ड है, तो मैंने क्या बोला था, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी मतलब टैक्सेबल, पर टैक्सेबल तो है वो फॉरवर्ड में नहीं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल। गिव मी जस्ट 1 मिनट।
चलो, तो या यहाँ पे क्या समझ में आया, अगर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है तो टैक्सेबल तो होगा, लेकिन कहाँ होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट यहाँ पे भी क्या लिखा है, एक्सक्लूड, सब कुछ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाने ही वाला था, फिर उन्होंने बताया ये जो सर्विस अभी तुम वहां पे पढ़ रहे थे ना, टैक्सेबल तो है, मेगा एग्जम्पशन ने भी बोला, लेकिन ये ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमने किया था कहाँ पे, एक तो हमने गवर्नमेंट वाली सर्विस जोड़ी, उसके साथ आरसीएम जोड़ा, तो एक क्रक्स ये है कि बिजनेस एंटिटी अगर अनरजिस्टर्ड है तो मेगा एग्जेम्पशन, लेकिन गवर्नमेंट अगर सर्विस प्रोवाइड करिए एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, तो आरसीएम आएगा, लेकिन अगर ये सारी सर्विस है तो आरसीएम नहीं आएगा, वो फॉरवर्ड में ही रहेंगे। पर एक और चीज, अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो एक चीज और बोली, अब मैं दूसरी सर्विस के ऊपर आ रही हूँ उसके साथ, अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देती है, गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है, ठीक है, तो बोलते हैं ऐसे तो सारी सर्विस जो गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को दी आरसीएम में चली गई, लेकिन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आरसीएम में नहीं जाएगा। क्या बोला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं जाएगा, आरसीएम में नहीं जाएगा, ऐसा मुझे भी यहां से समझ में आया ही था, कि फिर इन्होंने एक और चीज लिख दी, क्या लिख दी, ये भी आरसीएम ही है, आरसीएम में लिखा है फिर क्या, गवर्नमेंट अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करता है तो आरसीएम। कहने का मतलब ये है, अगर मैम गवर्नमेंट क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और ये सर्विस रेंटिंग वाली ही है, तो गवर्नमेंट अगर सर्विस प्रोवाइड करता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड बिजनेस एंटिटी दैट इज रजिस्टर्ड, वो भी यहाँ पे क्या है, इंक्लूड है। तो मैम इसका सारांश ये निकला कि सबसे पहले ये हो गई मेरी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट क्या करता है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है तो आरसीएम, और मैम अगर गवर्नमेंट एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है, मतलब यहाँ पे, तो क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और मैम सपोज करो ये गवर्नमेंट ही नहीं है जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रही है, लोग भी तो देते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक रजिस्टर्ड पर्सन करता है और दे भी रहे हो तुम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ये फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगा। लेकिन मैम अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो भाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ही रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहा तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, अनरजिस्टर्ड है। समझ में आई बात मैम, अगर कोई भी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रेंट पे, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे, तो मेगा एग्जेम्पशन भी दिया हुआ है। तो मैं क्रक्स बोलूं तुमको, पूरा कंप्लीट क्रक्स ये है, गवर्नमेंट अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है, अगर ये बिजनेस एंटिटी छोड़ो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है आरसीएम, लेकिन मैम ये आरसीएम नहीं होगा अगर ये क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड के लिए फॉरवर्ड चार्ज है, और मैम देने वाला गवर्नमेंट नहीं है तो क्या करोगे, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रहेगा। और मैम जो दे रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सामने वाला खुद ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है, या फिर जिसको दे रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो तुम क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहे हो जीएसटी का, दोनों ही आपस में अनरजिस्टर्ड खेल रहे। लेकिन अगर जीएसटी लगना था, बट जो प्रॉपर्टी वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस है, मेगा एग्जेम्पशन। क्लास में पढ़ा है, रिकॉल हो सकता है, अभी लर्न नहीं हो सकता, दिमाग तुम्हें ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सी सर्विस भी उठा ली, जो तुम्हारी आरसीएम से रिलेटेड थी, वो भी यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, अच्छी अच्छी सर्विसेज में ये भी कंप्लीट कर लिया, और ये इसका प्रॉपर चार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, बट ये इसका क्या है, प्रॉपर चार्ट है, जो हमने अभी डिस्कस किया ये पूरा उसको वही हमने क्या किया, चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा। अब इसके बाद और जो सर्विसेज थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इतना लंबा चौड़ा वही लिखा है, लेकिन अब मैं आती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे, स्पेसिफिकली कमिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो कुछ होती है बेसिक नेचर की सर्विस जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता है, बेसिक नेचर मतलब इनलैंड ट्रांसफर, जो तुम्हारा बेसिक कुरियर वगैरह करना है वो, तो बोलते हैं अगर इसका जो एनवेलप है, एनवेलप का जो वेट है 10 ग्राम तक है, मेगा एग्जेम्पशन, लेकिन अगर 10 ग्राम से ऊपर निकल गए तो कोई मेगा एग्जेम्पशन नहीं, ठीक है मैम।
10 ग्राम के ऊपर निकल गए कोई मेगा एग्जाम्पशन, ये नहीं। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट भी होता है, एक गवर्नमेंट वाला भी होता है। पहले मैं आती हूँ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट वाला। एक गवर्नमेंट वाला अगर दूसरे गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस दे, मतलब अगर गवर्नमेंट एंटिटी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस देती है, एग्जेम्प्टिव, फिर चाहे तुम बेसिक सर्विस दो, तुम लग्जरी सर्विस दो, कैसी भी सर्विस दो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपस में सामने आएंगी तो एग्जेम्पशन है। दूसरा, मैम अभी भी ये गवर्नमेंट ही है, देने वाला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट वाला है, लेने वाला कौन है? लेने वाला अदर देन गवर्नमेंट है। तब तुम वो 10 ग्राम वाली चीजें सोचोगे कि 10 ग्राम है या नहीं। ठीक है मैम, ये प्राइवेट सेक्टर है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इन एनी केस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का बेसिक सबको एग्जाम किया था, लेकिन वो 10 ग्राम तक सबके लिए एग्जाम है। बट अगर 10 ग्राम से ऊपर निकल रहे हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन में आ जाता है, तो सबको टैक्सेबल किया है। बस एक शर्त है, लेने वाला गवर्नमेंट है तो ही एग्जाम्पशन है, नहीं तो नहीं है। याद आई बात? ठीक है, तो ये मेरा प्रॉपरली खत्म हुआ। टू द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट वाली कहानी मेरी यहाँ पे क्या हुई, खत्म हुई, जिसमें ईआरसीसी बस मेरा बचा। अब ये ईआरसीसी की कहानी क्या है, बोलते देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है। सपोज करो किसी को उसने बोला कि भाई लीज वीज पे रख ले, माइनिंग कर ले, तो ये हो गया उसका माइनिंग लीज होल्डर। तो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को राइट दिया है कि जाके इस जगह पे माइनिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो ये कौन हो गया मैम, मेरा माइनिंग लीज होल्डर हो गया। अब ये जो माइनिंग लीज होल्डर है, इसको क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देनी पड़ती है रॉयल्टी। अरे गवर्नमेंट अगर तुम्हें राइट टू यूज दे रही है तो गवर्नमेंट भी तो तुमसे कुछ लेगी ना, तो इसको देनी चाहिए गवर्नमेंट को क्या, रॉयल्टी। और गवर्नमेंट बोलती है मेरे पास बहुत काम है, मैं तो नहीं जाऊंगी उससे रॉयल्टी कलेक्ट करने। उसके लिए उसने बोला ईआरसीसी को कि भाई सुन, तेरे को मैं राइट दे रही हूँ कि ये जो माइनिंग लीज होल्डर है ना, इसके पास तेरे को राइट दिया कि तू रॉयल्टी कलेक्ट करके ला। अब ये भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, दिस इज ऑल्सो सर्विस। ये क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो गवर्नमेंट इसको सर्विस प्रोवाइड कर रही। गवर्नमेंट कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रही, इसको राइट टू यूज दिया है, राइट दिया है तेरे को कि तू कलेक्शन करेगा आज से, तेरे को इतना बड़ा राइट दिया। तो ये जो राइट दिया है, तो गवर्नमेंट को इससे भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, कमीशन। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इस वाली चीज पे, ये जो सर्विस इन दोनों के बीच में चल रही, मतलब सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू ईआरसीसी, इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो पहली चीज जीएसटी तो लगेगा, लेकिन वो जीएसटी हो सकता है एग्जेम्प्ट। कैसे एग्जेम्प्ट होगा, तो ये बोलते हैं ईआरसीसी सुन, तेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे एक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड होगा ना हम दोनों का। तो तेरे को क्या देना होगा, एक मेरे को प्रॉपर एक अकाउंटिंग देनी होगी कि इस बंदे ने कितना जीएसटी पे किया। अब होगा क्या, सपोज क्या तेरे इस पे आ रहा है कि तेरे को 10 लाख जीएसटी पे करना चाहिए, और मैंने अकाउंट में देखा और ये देखा कि अरे इसने तो ऑलरेडी 12 लाख जीएसटी इसने ही पे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी क्या चल रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस चल रहा है। तो बोलते यहाँ देखा कि इसने 12 लाख पे किया, तेरा बनता है 10 लाख पे करने का, तो हम पूरा पूरा 10 लाख तेरा एग्जाम कर देंगे। हमें बस चाहिए कि तेरी जगह फिर ये पूरा जीएसटी पे करके। तो अगर उसने 12 लाख पे किया, तुझे 10 लाख पे करना चाहिए था, फुल एग्जाम। सपोज करो इसको 10 लाख पे करना चाहिए था, पर अकाउंट से पता चला कि वो एग्जैक्टली 10 लाख इसने भी पे किया, तो भी तेरा पूरा पूरा एग्जाम। लेकिन मैम यहाँ पे 10 लाख है, इसको पे करना था, और ये अकाउंट से पता चला वो भाई साहब तो सिर्फ 6 लाख पे करके आए, तो अब इसका 10 लाख एग्जाम नहीं होगा, ओनली 6 लाख एग्जाम होगा। 4 लाख इसको क्या करना पड़ेगा, ईआरसीसी को पे करना पड़ेगा। यही है ये सर्विस। तो इसका प्रॉपर ये क्या है, चार्ट है, जिसमें मैंने सब बताया कि जीएसटी कहाँ तक एग्जाम होगा, और शॉर्टफॉल हुआ तो ईआरसीसी को ही पे करना पड़ेगा। डन, ये हो गया मेरा पूरा टू बाय गवर्नमेंट के जितने मेरे को इधर उधर दिमाग चलाना था, सारा के सारा चला के यहाँ पे ये खत्म हो जाता। अब इसके बाद क्या बचता है हमारा, छोटी छोटी नामकरण वाली फाइनली सर्विसेज चालू होती है। अब नामकरण वाली सर्विसेज में हमको क्या करना है, सबसे पहले मैम आता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, सीधी सी बात, अगर आप प्योर लेबर प्रोवाइड करते हो, मैम प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लेबर किस चीज के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, घर बनाने के लिए। तो प्योर लेबर अगर घर बनाना है, चाहे वो पुराना घर हो जिसका रिपेयर करना हो, या फिर नया कंस्ट्रक्शन, पुराना नया सब चलेगा यहाँ पे। अगर हाउसिंग फॉर ऑल लिखा है या प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा है, तो पुराना घर बनाने के लिए या नया रिपेयर करने के लिए, जो करने के लिए तुम प्योर लेबर दे रहे हो ना, मेगा एग्जेम्पशन। लेकिन मैं इसी के साथ पहले इस पे आ जाऊं, मैम फिर प्योर लेबर दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल प्योर लेबर दे रहे हो,
लेकिन अगर ये प्योर लेबर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनाने के लिए, सिंगल घर बनाने के लिए दे रहे हो, ये नया घर ही है, यहाँ पे पुराना काम नहीं चलेगा। अगर आप सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनाते हो तो ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, उससे रिलेटेड प्योर लेबर अगर आप देते हो, ये किसी कॉम्प्लेक्स का भी पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब बड़ी बिल्डिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए रेसिडेंशियल यूनिट। सिंगल अलग से जो घर इंडिविजुअल बनते हैं वो अगर बनवा रहे हो तो एग्जेम्पशन है, ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो सर्विस सप्लाइड बाय, कौन सप्लाई कर रहा है सर्विस? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी अगर सर्विस सप्लाई कर रही है, किसको सप्लाई कर रही है इलेक्ट्रिसिटी? फार्मर्स को, एग्रीकल्चर के यूज के लिए। फिर बात आ गई एग्रीकल्चर काम में, एग्जाम कर दो। फिर मैम यहाँ पे क्या दिया, इसको भी आरसीएम से कनेक्ट करना है। और आज ही तुम्हें टारगेट में सुबह क्या दिया था, इसके साथ तुम्हें रियल इस्टेट वाली सर्विस भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये रियल इस्टेट से ही रिलेटेड है। रियल इस्टेट कहाँ मिला था मैम? चैप्टर नंबर 2 था तुम्हारा, चार्ज ऑफ जीएसटी। तुम्हारे इसमें चैप्टर नंबर 3 है, चार्ज ऑफ जीएसटी, उसमें है। अब करना क्या था इसके अंदर, ये बोलता है देखो, तुम देते हो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, तुम देते हो लॉन्ग टर्म लीज, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, या फिर लैंड है तुम्हारे पास, जो क्या देते हो तुम डेवलपर को लीज पे दे देते हो। और लीज कितनी? लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म मतलब 30 साल या उससे ज्यादा। तो 30 साल या उससे ज्यादा के लिए अगर आप लीज क्या देते हो, लॉन्ग टर्म लीज दे देते हो, तो बोलता है देखो, इसको देने के लिए तुमने चार्ज किया होगा प्रीमियम, हम ये प्रीमियम को कर देंगे एग्जाम। लेकिन एक शर्त है, ये प्रीमियम हम तभी एग्जाम करेंगे, ये तुमने जो लैंड दी इस पे तुम बनाओगे फ्लैट, तो बोलते हैं ये फ्लैट कंप्लीट हो ना, उससे पहले ही बेच देना और उस पे पे कर देना हमको जीएसटी। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि तुमने फिर मेरे साथ इसको पढ़ा है शेड्यूल नंबर 2 में, कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले कोई बिल्डिंग बिकती है तो वो है सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट या पोजेशन के बाद बिल्डिंग बिक रही है तो उसे सप्लाई ऑफ क्या बोलेंगे? बिल्डिंग बोलेंगे, सेल ऑफ बिल्डिंग। और सेल ऑफ बिल्डिंग कवर होता है शेड्यूल नंबर 3, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म लीज पे जो चीज दी है, लैंड दी है डेवलपमेंट करने के लिए दे दो, बस फ्लैट क्या करना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले उस फ्लैट को सेल कर देना और हमको जीएसटी पे कर देना। तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो ये जो तुमने प्रीमियम चार्ज किया ना लीज के ऊपर, हम उसको एग्जाम कर देंगे। लेकिन अब तुमसे हो गई गलती, तुम नहीं सेल कर पाए उसको, तुम्हारे हाथ में थोड़ा ना सेल करना, नहीं सेल हुआ वो, अगर वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले सेल नहीं हुआ तो हम प्रीमियम क्या करेंगे? चार्जेबल कर देंगे। लेकिन कितना चार्जेबल करेंगे, तो उसकी लिमिट क्या है? अगर ये एक अफोर्डेबल हाउस है तो जितनी भी वैल्यू था उसका 1% प्रीमियम चार्जेबल हो जाएगा, और अगर ये अफोर्डेबल नहीं है तो 5%। अब ये अफोर्डेबल क्या है, नॉन अफोर्डेबल क्या है, उसके लिए तुम्हें रियल इस्टेट देखना पड़ेगा। रियल इस्टेट में हमने समझा था सीमेंट वगैरह सारा कुछ लेके, कि अफोर्डेबल क्या होता है, नॉन अफोर्डेबल क्या होता है, इसमें एरिया कितना होता है, इसकी वैल्यू 50 लाख तक की होती है, 50 से ऊपर क्या होगा, मेट्रो में क्या होगा, नॉन मेट्रो में क्या होगा। फॉर दिस मैं लिख दे रही हूँ, रियल इस्टेट रेफर करना है, पहली चीज। साथ में आरसीएम भी आएगा अब यहाँ पे। अब आरसीएम में क्या लिखा था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहता है कि अगर किसी भी पर्सन ने क्या किया है, इंडस्ट्रियल प्लॉट क्या दिया है, रेंट पे लीज पे दिया है, तो कोई भी पर्सन अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट, बोल रही हूं मैं इंडस्ट्रियल प्लॉट, मैं लैंड की बात नहीं कर रही, कोई भी पर्सन अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट क्या देता है, लीज पे देता है, लॉन्ग टर्म लीज पे देता है किसी भी पर्सन को, तो आरसीएम है। तब क्या आएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। और यहीं पे इससे रिलेटेड भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दे के रखा है, इसको हम अभी आगे जब आएगा मैं इसको इंडस्ट्रियल प्लॉट के साथ कंपैरिजन करके इसको समझाऊंगी, ताकि तीनों चीजों का क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाए। लास्ट वाली सर्विस ले रही हूँ मैं अभी के लिए, दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विस, क्योंकि इसमें जीटीए भी आ जाएगा अभी, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में, वो हमारा टाइम ले जाएगा, तो हमें मेगा एग्जामिनेशन का पार्ट 2 रिवीजन का बनाना है, ये कंफर्म। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में क्या आएगा मैम, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले मैम पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट ऐसे भी होता है, पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट छुक छुक रेल से भी होता है, पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट वेसल से भी होता है। पहले मैं आती हूँ एयरक्राफ्ट पे। अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट थ्रू एयरक्राफ्ट करते हो, तो अगर टू फ्रॉम मतलब एयरक्राफ्ट या तो चल रहा है या फिर टर्मिनेट हो रहा है, कहाँ पे, सतनाम पे। सतनाम क्या था, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एस ए, ठीक है, टी फॉर त्रिपुरा, एन फॉर नागालैंड, ए फॉर असम, एम फॉर मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है।
तो सतनाम बोला है मैंने क्या बोला, अगर सतनाम से ये हो रहा है और फिर वेस्ट बंगाल का बगडोगरा, या तो तुम्हारे एयरक्राफ्ट यहाँ से निकलता है या यहाँ पे टर्मिनेट करता है, बट एक चीज याद रखना, टिकट इकोनॉमी क्लास की होनी चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट फर्स्ट क्लास की लिख दे, बिजनेस क्लास की लिख दे, वो टैक्सेबल ही है, भले तुम यहाँ से आओ जाओ कुछ भी करो, तो मेगा एग्जेम्पशन हो जाएगा। दूसरा बोलता है कि मैम एयरक्राफ्ट से रिलेटेड पहले बता रही हूँ कि अगर एयरक्राफ्ट रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से जा रहा है, और ये रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट को बने अभी 3 साल ही हुए, तो 3 साल के अंदर अगर रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के थ्रू ये एयरक्राफ्ट जाता है, तो इसके लिए इसको जो पैसा मिलता है इस एयरलाइन को, वो मेगा एग्जेम्प्ट होता है। अब मैम ये रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं समझाऊंगी, तो मैं बता देती हूँ। अब रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट क्या है मैम, सपोज कर लेते हैं, सपोज ऐसा हिमाचल प्रदेश में डायरेक्ट एयरलाइन कोई है ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाते लोग, बट है तो जगह बड़ी सुंदर, टूरिज्म प्रमोट हो सकता है। गवर्नमेंट ने सोचा यहाँ पे एक एयरपोर्ट बना देते हैं। ऐसी जगह एयरपोर्ट बनाते हैं, यहाँ पे भी नहीं, कोई ऐसी जगह एयरपोर्ट बनाते हैं जिससे कोई एयरलाइन जो सपोज करो कहीं स्ट्रेट जा रही थी, ऐसा कुछ करते हैं कि पहले एयरलाइन यहाँ पे है, फिर कहाँ तक लेके जाए हमको, हिमाचल प्रदेश, मतलब कनेक्टिविटी बिठानी है उस जगह से कि कैसे भी लोग हिमाचल प्रदेश बस पहुंच जाए। तो वो जो कनेक्टिविटी बिठाने के लिए एयरपोर्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट। तो अगर ये रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट को चालू हुए, अभी 3 साल हुए, तो 3 साल तक जब भी यहाँ पे एयरलाइन इधर से इधर जाएगी, बट उनको भी तो डीजल कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा कि नहीं लगेगा, घूम फिर के जाना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है हम तुमको 3 साल तक क्या देंगे, गैप फंडिंग करेंगे, तुम्हारा जो नुकसान हो रहा है ना हम है। 3 साल के बाद तो तुम्हारा भी कमर्शियल लेवल वहां पे जम जाएगा, तो 3 साल तक ये जो गैप फंडिंग हम करें इस पे कोई जीएसटी नहीं है। डन। फिर आते हैं हम, इसके अलावा मैम हम जा सकते हैं रेलवे के थ्रू। तो मैं पहले आ जाती हूँ रेलवे, मैंने एयरक्राफ्ट कंप्लीट कर लिया, अब मैं आती हूँ रेलवे। रेलवे में जनरल डिब्बा पूरी तरह एग्जाम, फर्स्ट क्लास एसी, जहां एसी आ गया लग्जरी आ गया, और लग्जरी आ गया तो वहां आ गया तुम्हारा टैक्सेबिलिटी। इसके अलावा मैम, इसके अलावा तुम ऑटो रिक्शा में भी तो जाते हो। अगर ऑटो रिक्शा जो है वो ईसीओ के थ्रू है, जैसे ओला, उबर, रेपिडो, ये लोग हैं, मतलब तुम किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहे हो, तो ईसीओ को टैक्स भरना पड़ता है। वहां पे तुम नहीं भरते, मतलब जो ड्राइवर भैया हैं वो लोग नहीं भरते, बट ईसीओ को टैक्स पे करना पड़ता है। बट अगर इसके अलावा नॉर्मल ऑटो रिक्शा चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या नहीं होता, टैक्स नहीं लगता। लेकिन तुम्हारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एसी वाला है, ऐसा क्या चाहिए तुमको कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऊपर से एसी में ट्रैवल करोगे, जहां एसी आया लग्जरी आया तो जीएसटी आएगा। ठीक है। दूसरा, ऐसा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो टूरिज्म पर्पस के लिए है, तो टूरिज्म पर्पस इज नॉट द बेसिक नीड, वो तो तुम घूमने फिरने जा रहे हो। तो अगर कोई भी चीज बेसिक नीड से अलग जाती है, मतलब टूरिज्म इज नॉट अ बेसिक नीड, उस पर भी क्या आएगा, जीएसटी आएगा। हाँ, दो चीजें होती है, एक होता है स्टेज कैरेज, राइट, और एक होता है तुम्हारा क्या, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। स्टेज कैरेज क्या है, जगह जगह रुकेंगे, लोगों को लेंगे, जैसे हमारी सिटी बस चलती है, आई बस चलती है, जो तुम्हारे जो भी जगह पे जो भी बस चलती होगी उसका जो भी नाम दिया होगा, वो जगह जगह रुकती है, लोगों को लेती है। अगर ये एसी वाली बस घूम रही है, टैक्स लगेगा, विदाउट एसी वाली बस स्टेज कैरेज पे टैक्स नहीं लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट जैसे मुझे पुणे से इंदौर जाना है, कॉन्ट्रैक्ट किया है मैंने कि भाई बस वाले भैया मेरे को वहां तक लेके जाओ, अगर मैम एसी में जा रहे हो टैक्स लगेगा, अगर नॉन एसी टिकट करवाइए जीएसटी नहीं लगेगा। अब इसमें हमारा एक क्लैरिफिकेशन आता है, ये क्या है, फर्म है, कंपनी है, जो लेना है ले लो, ये अपने एम्प्लॉय को घर से अपनी जगह, वर्क प्लेस की जगह छुड़वाना चाहता है, लेना चाहता है, तो क्या इसे भी हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बोलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब क्या होता है वो समझो। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब है तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पुणे टू इंदौर, इंदौर टू पुणे, चाहे कैब करो, बस करो, जो करना है वो करो, कंफर्म है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। बट अगर मैंने सिर्फ कैब कर ली कि 5 घंटे मैंने कैब कर ली, अब मेरी मर्जी में 5 घंटे कहीं भी घुमाऊं, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज नहीं है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज नहीं है, और एसी वाला हो चाहे नॉन एसी वाला, नॉन एसी वाला कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जीएसटी नहीं लगेगा, बट एसी वाला कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है जीएसटी लगेगा। अब यहाँ पे केस क्या था, फर्म ने एम्प्लॉय को घर से वर्क प्लेस पे बुलवाया, पक्का है ना, एम्प्लॉय थोड़ा ना बीच में बोलेगा चल ना मेरे को खंडाला लेके चल, नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लेस डिफाइन कोई और नहीं कर सकता, तो ये पक्का कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। एसी वाला हुआ तो टैक्स लगेगा, एसी वाला नहीं है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। डन, आया, संपला। अब
एक चीज लास्ट की बता दूं जो छूट जाएगी तो अच्छा नहीं है। मैम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेज है, कोई भी चीज है, सपोज करो नॉन एसी हो एसी हो जो भी हो, मेरे को इससे मतलब नहीं है कि बिहाइंड द सीन ओनर उसका कौन है। बिहाइंड द सीन ओनर कौन है, जैसे मैंने ऑटो वाले का नाम वो लिया था एग्जाम्पल, ऑटो वाले भैया खुद की ऑटो भी चला सकते, किसी से रेंट पे लेके भी चला सकते। मुझे क्या करना, उनकी ऑटो है या उन्होंने गवर्नमेंट से उधार पे ली है या प्राइवेट सेक्टर से उधार पे ली, किसी से भी लिया, अगर मेरी कंडीशंस कंप्लाई होती हैं तो जीएसटी एग्जाम। आया समझ में? ये हुआ हमारा अच्छे सर्विसेज का कलेक्शन खत्म। आरसीएम का जीटी है ना, बहुत खूबसूरती से हमने आरसीएम में भी किया था। कल फिर से रात को हमारा लाइव सेशन होगा रिवीजन का, जिसमें फाइनली है जी मेगा एग्जामिशन लंबा। ठीक है, कल हमारा मेगा एग्जामिशन का रिवीजन पार्ट 2 खत्म हो जाएगा, तो तुम मेगा एग्जामिशन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम टाइम पे एज यूजुअल आई नो तुम चलाना इसको 2 की स्पीड पे, पर मैं बोलूं मेरी तरह रिवाइज कर लेना ना। कोशिश करो कि इतनी चीजें याद हो जाए कि जैसे मैं बिना देखे सब बोल पा रही हूँ। और ऑल्दो मैंने नहीं पढ़ा तुम्हें पढ़ाने के लिए, ये भी एक सच है, बट दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, रिकॉल 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 से ही डू दिस। ठीक है, चलो मिलते हैं हम कल सुबह की क्लास में, रेगुलर क्लास में, शाम को हमारी रिविजन में।